हाँ, इंसानों की दुनिया में इंसानों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या जानवरों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या से कम नहीं है। वे जहाँ भी जाते हैं ये लगभग एक जैसा ही होता है। चेन जियांग हंसा, बड़े भाई मगरमच्छ, आप एक दिन में कितने शेन युआन पत्थर कमा सकते हैं? मैं एक दिन में अधिकतम 5 लाख शेन युआन पत्थर बनाता था। मैं बस इधर उधर भागता रहता था और कभी कभी चिल्लाता भी था। ये बहुत आसान था, बाहर लड़ने और मारने से कहीं ज्यादा खुशी देने वाला। सफेद मगरमच्छ हंसा, ये शेन युआन पत्थर बहुत शुद्ध रहस्यमय शक्ति से संघनित थे। इन्हें जानवरों द्वारा भी जल्दी से अवशोषित किया जा सकता था और फिर खेती के लिए परिष्कृत किया जा सकता था। बड़े भाई मगरमच्छ, क्या आप मुख्य हॉल में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं? चेन जियांग ने अपने सामने महल को देखा जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। जब तक अंदर से कोई तुम्हें अंदर न ले जाए तब तक तुम अपनी मर्जी से अंदर नहीं जा सकते। सफेद मगरमच्छ ने कहा, मानव बच्चे, जरा देखो, अगर तुम बेतरतीब ढंग से अंदर घुसोगे तो मर जाओगे। चेन जियांग ने पहले ही देख लिया था कि आकाश में उड़ने वाले कई जानवर इस विशाल महल से बचेंगे जो केंद्र में था और पास भी नहीं आएंगे। ये जानवर देवता पर्वत का जानवर दिव्य महल था। ऐसा कहा जाता था कि इसके भीतर एक शक्तिशाली सर्व जानवर दिव्य भगवान छिपा हुआ था। बड़े भाई मगरमच्छ, क्या सर्व जानवर दिव्य भगवान वास्तव में अंदर हैं? चेन जियांग ने पूछा। उसने सड़क पर लोगों की बातचीत सुनी थी और सर्व जानवर दिव्य भगवान के अस्तित्व के बारे में जानता था। बेशक वह अंदर है, अन्यथा हमारा 10,000 जानवर पर्वत बहुत पहले ही नीचे धकेल दिया गया होता। हालांकि सर्व जानवर दिव्य भगवान ने खुद को नहीं दिखाया और यहाँ तक कहा कि वह हमेशा इस पर्वत के नीचे सोता रहेगा, लेकिन उसकी दिव्य शक्ति कभी नहीं बुझेगी। जब भी हमारा जानवर भगवान पर्वत संकट में होगा, सम्राट अपनी दिव्य शक्ति दिखाएगा। सफेद मगरमच्छ ने कहा। वे पहले ही शहर की दीवार के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। चेन जियांग सफेद मगरमच्छ की पीठ से उतरा और खुले शहर के द्वार को देखा। अंदर 2 बहुत बड़े चांदी के शेर बाहर निकल रहे थे और 2 चांदी के शेरों के पीछे एक बड़ी गाड़ी भी थी। गाड़ी एक घर जितनी बड़ी थी। 2 रजत शेरों को देखकर सफेद मगरमच्छ जल्दी से रास्ते से हट गया। कितना प्रभावशाली, चेन जियांग ने धीरे से कहा। 2 रजत शेरों की आभा बहुत भयानक थी। जिस क्षण वे उसके पास से गुजरे उन्होंने उस पर इस हद तक दबाव डाला कि उसका लगभग दम घुटने लगा। ये सही है, गाड़ी पर जो बैठा है वह दिव्य सिंह जाति के सिंह राजा का बेटा है। उसे पशु देवता पर्वत पर विशेष अधिकार प्राप्त हैं। सफेद मगरमच्छ ने ईर्ष्या से गाड़ी की ओर देखा। मानव बच्चे, तुम्हारे पास अभी भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम मेरे घोंसले में वापस जाना चाहते हो? मेरा घर बड़ा है और तुम बहुत छोटे हो, ये बहुत ज्यादा जगह नहीं लेगा। इस होटल में रहने के लिए भी एक दिन में सैकड़ों शेन युआन पत्थर लगेंगे। सफेद मगरमच्छ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा, बड़े भाई मगरमच्छ, रात को जब तुम भूखे हो तो मुझे मत खाना। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। वह पहले से ही सफेद मगरमच्छ के शरीर पर था। इससे पहले भी कई लोग उस पर सवार हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी चेन जियांग की तरह उससे बात नहीं की थी। यहाँ तक कि कुछ ज्यादा दयालु जानवर भी उससे बात कर चुके थे, इसलिए उसने चेन जियांग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। क्योंकि चेन जियांग अक्सर जानवरों के संपर्क में आता था, इसलिए वह जानवरों के साथ संघर्ष नहीं करता था। उस समय 4 महान दिव्य जानवर, क्यूशे, लॉन्ग जुएई, आइस ड्रैगन और अन्य, ये सभी जानवर थे और उन सभी का उसके साथ अच्छा रिश्ता था। जब तक जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाते और उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं रखते, तब तक वह उनसे मित्रता रख सकता था। सफेद मगरमच्छ का घोंसला वाकई बहुत बड़ा था और वह खुली हवा में भी था। वह झील के ठीक बगल में था, बाजार से बहुत दूर था और उसका वातावरण बहुत अच्छा था। चेन जियांग एक पेड़ के सहारे झुका हुआ था। छोटी झील चमकीले तारों की रोशनी से जगमगा रही थी और हल्की हवा के साथ ये चमकती और चमकती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। सफेद मगरमच्छ पहले से ही आराम कर रहा था। चेन जियांग सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था और कुछ ही देर बाद सो गया। आओ। सुबह सुबह चेन जियांग की नींद इस तेज दहाड़ से खुली। सफेद मगरमच्छ ने भी अपनी आंखें खोली और शहर के बीचों बीच देखने लगा। ये चांदी के शेर की चीख है। कुछ हुआ है, चलो हम देखते हैं। हमें सिर्फ तमाशा देखने के लिए किसी बड़ी चीज से नहीं डरना चाहिए। सफेद मगरमच्छ ने ठहाका लगाया। चेन जियांग पूरी तरह से अवाक रह गया। इस सफेद मगरमच्छ में स्वर्ग से सम्मानित आत्मा जानवर भी था जिसे मनुष्य किनारे से देखना पसंद करते थे। वह सफेद मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया और पलक झपकते ही सफेद मगरमच्छ एक बड़ी सड़क पर आ गया, शहर के केंद्र की ओर भागता हुआ। आओ। इस बार 2 रजत शेर एक साथ दहाड़ रहे थे। यह महान देवता स्तर का दूसरा विशेष देव जानवर था। बस दहाड़ने की आवाज ही पहले से ही बहुत भयानक थी। दहाड़ से निकलने वाली शक्ति ने कई कमजोर जानवरों को जमीन पर लेटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा शोर मचाना मानो कोई बड़ी घटना घट गई हो, और वह भी शहर के बीचों बीच। सड़क पर बहुत से लोग और जानवर जल्दी जल्दी भाग रहे थे।
केवल कुछ ही लोग अधिक शक्तिशाली भगवान रूपांतरित जानवर की मूर्ति चेन जियांग और अन्य लोग इस हंगामे को देखने के लिए दौड़ रहे थे। जब चेन जियांग कल वापस गया तो उसने सफ़ेद मगरमच्छ से बहुत सी चीज़ों के बारे में बातचीत की थी। वह दिव्य शेर जाति के बारे में बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने चारों ओर पूछताछ की। बेशक केवल राजकुमार दिव्य सिंह जो गाड़ी खींचने के लिए इन 2 रजत शेर का इस्तेमाल करते थे अभिमानी थे। कुछ ही देर बाद वे महान हॉल के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गए। दिव्य हॉल के प्रवेश द्वार के सामने एक बहुत बड़ा चौक था। उन्हें ये देखने के लिए प्रवेश द्वार तक चलने की भी ज़रूरत नहीं थी कि क्या हो रहा था। यह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। चेन जियांग ने देखा कि एक आदमी सफ़ेद फर कोट पहने हुए 2 सिल्वर शेरों के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सफ़ेद ब्लेड था। उसके हाथ में ब्लेड से एक भयानक सफ़ेद लौ निकल रही थी, जिससे दोनों सिल्वर शेर बहुत क्रोधित हो गए। क्या ये क्यूशे नहीं है? चेन जियांग अपने दिल में बेहद हैरान था। क्यूशे पहले जैसा नहीं था। वह पहले एक लापरवाह लड़के की तरह दिखता था, लेकिन अब क्यूशे के कपड़े बहुत साफ और सभ्य थे। उसके बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे और उसका सुंदर चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। ये ठीक इसी वजह से था कि चेन जियांग उसे तुरंत पहचान नहीं पाया था। अतीत में जब क्यूशे को दिखावे की परवाह नहीं थी तो वह एक पैर में जूते पहनता था और दूसरे में एक भी जूता नहीं होता था। उसके बाल चिकन के घोंसले की तरह गंदे थे और कई बार तो वह बहुत ही दयनीय हो जाता था। हालांकि उसके सामने क्यूशे हवा में लहराते हुए जैड के पेड़ की तरह लग रहा था, जो बहुत ही प्रभावशाली आभा दे रहा था। अभी चेन जियांग को भी संदेह था कि यह व्यक्ति क्यूशे नहीं था, बल्कि पौराणिक 10 स्वर्गों का सर्वोच्च भगवान था, बल्कि कोई और था, क्योंकि वह बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं लग रहा था। चले जाओ, रास्ता मत रोको, एक चांदी का शेर गरजने जैसी ऊंची आवाज में दहाड़ा। हालांकि उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन उसमें शक्ति भरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि वह यहाँ काफी समय से खड़ा था। अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई और ऐसा लग रहा था कि उसे इतने बड़े मामले की परवाह नहीं थी। गाड़ी में बैठे राजकुमार दिव्य शेर भी बाहर नहीं आए और उन्होंने 2 रजत शेरों को क्यूशे के सामने खड़ा कर दिया। क्यूशे बस अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए खड़ा था, बिना कुछ कहे। ये स्पष्ट था कि वह गाड़ी के अंदर राजकुमार दिव्य शेरों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, और क्योंकि वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर थे, इसलिए 2 रजत शेरों ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कुछ बार दहाड़ लगाए और फिर से दहाड़ने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग वास्तव में उस व्यक्ति के पास जाकर पूछना चाहता था कि क्या वह क्यूशे है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अगर वह परिस्थिति को समझे बिना अचानक वहां चला गया तो इससे क्यूशे की योजनाएं बाधित हो सकती थीं। क्यूशे भी उस समय दिव्य पशु महल में एक शक्तिशाली दिव्य पशु था, इसलिए उसे पुनर्जन्म से पहले ही मर जाना चाहिए था। अगर वह अपनी पुरानी यादें और अपनी पुरानी ताकत वापस पा लेता तो यह अजीब नहीं होता। चेन जियांग ने उस साल लॉन्ग जुएई की यादों में आए बदलावों को अपनी आंखों से देखा और इससे वह डर गया। तुम कौन हो? तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? आवाज़ एक गाड़ी से आई जो एक घर की तरह दिख रही थी। यह एक बहुत ही कोमल पुरुष की आवाज़ थी। हालांकि यह कोमल थी, लेकिन इसमें एक राजा की ताकत थी। इसके भीतर की शक्ति एक अवर्णनीय दबाव महसूस कराती थी। मुझे जवाब दो, क्या तुमने 3 साल पहले एक उग्र दिव्य शेर को मारा था? क्यूशे की आवाज़ ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। उसकी हत्या की मंशा धीरे धीरे बाहर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में भरा गुस्सा उसे अपनी आभा वापस लेने से रोक रहा था। स्वर पृथ्वी हत्या विधि, ये हत्या का इरादा क्यूशे का है। चेन जियांग का दिल और भी अधिक निश्चित हो गया कि वह व्यक्ति वास्तव में क्यूशे था, ये सोचने के लिए कि वह वास्तव में सुपर गॉड दायरे में भी आएगा। क्यूशे की बातों से चेन जियांग को पहले से ही कुछ बातें समझ में आ गई थीं। किसी अज्ञात कारण से उसके दिल में दुख की लहर उठ गई। चेन जियांग ने सुपर ओल्ड फायर बीस्ट के साथ कई बार बातचीत की थी और सुपर ओल्ड फायर बीस्ट से पहले भी एहसान प्राप्त किए थे। उसकी नज़र में सुपर ओल्ड फायर बीस्ट सिर्फ एक सख्त बुजुर्ग था, फिर भी उसे अभी मार दिया गया। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्यूशे इतना गुस्सा क्यों था, क्योंकि वह भी अपने दिल में गुस्से में था। मैंने उसे मार डाला। उसकी दिव्य आत्मा अभी भी यहाँ है। अगर तुम चाहो कि मैं उसे तुम्हें दे दूं तो तुम उसे पुनर्जीवित भी कर सकते हो। राजकुमार दिव्य शेरों की आवाज़ पहले की तरह बहुत शांत थी, उसका लहजा बहुत कोमल था। जैसे ही उसने ये कहा, एक प्रकाश की गेंद उड़ी जो आग की रोशनी से चमक रही थी। क्यूशे ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और मोती को पकड़ लिया। अंदर जो था वह सुपर ओल्ड फायर बीस्ट की दिव्य आत्मा थी, वह भाई जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे मार डाला था। राजकुमार दिव्य शेरों ने अप्रत्याशित रूप से सुपर ओल्ड फायर बीस्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं समझी, क्योंकि उनकी आवाज़ फिर से सुनाई दी, अब आप रास्ते से हट सकते हैं, है ना? क्यूशे का गुस्सा पहले ही पूरी तरह से भड़क चुका था। उसने जो शुद्ध सफ़ेद फर का कपड़ा पहना हुआ था, उस पर काले रंग की हत्या की मंशा छा गई थी। उसके हाथ में सफ़ेद ब्लेड काला हो गया था। क्या यह आदमी पागल है?
क्या हमें 10,000 जानवरों के चौक में लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए? सफ़ेद मगरमच्छ ने चौंक कर कहा और जल्दी से पीछे हट गया। उस पर बर्फ लगा दो, नहीं तो वह मुसीबत खड़ी कर देगा। राजकुमार दिव्य शेरों ने धीरे से कहा। तभी उसने देखा कि एक रजत शेर अपने मुंह से एक सफ़ेद रोशनी उगल रहा था, जिसने तुरंत क्यूशी के शरीर पर प्रहार किया और उसे सील कर दिया। उस पल क्यूशी के शरीर पर हत्या की सारी भावनाएं गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था कि क्यूशी और दो रजत सिंहों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। हमारे रास्ते को रोकने का नतीजा, और इतना ही नहीं, उसने हम पर हमला करने की भी तैयारी कर ली। यह उसका अंत है। जैसे ही दिव्य सिंह ने कहा, बर्फ से जमे हुए क्यूशी अचानक उड़ गए और दूर की ओर जा गिरे। अगर यह जमीन पर गिरता तो क्यूशी टूट जाता। चेन जियांग को इस बात का पूरा अंदाजा था कि सिल्वर लॉयन से निकलने वाली बर्फीली ठंडी शक्ति कितनी भयानक थी। चेन जियांग ने कराहते हुए हवा में उछले क्यूशी को टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उसने जमी हुई बर्फ और क्यूशी को अलग करने के लिए एक स्थानिक विभाजन तकनीक का इस्तेमाल किया। हाँ, राजकुमार दिव्य सिंह ने हल्की सी आह भरी। वरिष्ठ चेन जियांग ने तुरंत निर्माता की अग्नि को क्यूशी के शरीर में प्रवाहित कर दिया। बेहोश हुए क्यूशी को जल्दी ही होश आ गया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। चेन जियांग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जांच की और तुरंत पता लगा लिया कि क्यूशी के शरीर के अंदरूनी अंग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। बीस्ट डिवाइन पैलेस ने एक नियम बनाया है कि अगर वह हमें मारना चाहता है तो हम उसे मार सकते हैं। उसे मरने दो, राजकुमार दिव्य शेरों ने कहा। एक चांदी का शेर पहले ही नजरें घुमा चुका था। उसकी आंखों से एक चांदी की रोशनी निकल रही थी जो चेन जियांग की ओर उड़ रही थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? सफ़ेद मगरमच्छ दहाड़ा। उसने अपना मुंह खोला और एक सफ़ेद रोशनी थूकी, सीधे हमला किया। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। सफ़ेद मगरमच्छ गुस्से में दहाड़ने लगा। हालांकि वह आमतौर पर सड़कों पर चिल्लाता और चिल्लाता रहता था, फिर भी उसकी दहाड़ बहुत डरावनी थी। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि सफ़ेद मगरमच्छ इतना शक्तिशाली होगा। वह बहुत दोषी महसूस करता था, जिससे सफ़ेद मगरमच्छ को परेशानी होती थी। चलो यहीं रुकते हैं। अगर कोई दुश्मनी है तो उसे पहाड़ से 10,000 ली दूर जाकर सुलझा लें। मंदिर के अंदर से एक शांत और वृद्ध आवाज़ आई। विशालकाय रजत सिंह जो हमला करने वाला था, अचानक कांप उठा और अपना सिर पीछे खींच लिया। बहुत ताकतवर हो गया था, लेकिन वह अभी भी बहुत शक्तिशाली नहीं था। ये पहले से ही सौभाग्यशाली माना जाता था कि वह अभी भी जीवित था। चेन जियांग भी अपने दिल में बहुत गुस्से में था। दो रजत सिंह पहले ही विशाल गाड़ी को गेट के अंदर खींच कर ले आए थे। ऑल वाइट, ठीक है, मैंने तुम्हें परेशान किया है, चेन जियांग ने कहा जब वह वाइट मगरमच्छ की पीठ से नीचे कूदा और उसके हाथ में अतुलनीय रूप से कमजोर क्यूशी थी। मत जाओ, मेरे घर चलो। मुझे भी वह आदमी पसंद नहीं है। अब तुम्हारे लिए मेरे पीछे आना सुरक्षित है, सफ़ेद मगरमच्छ ने कहा। वैसे भी मैं पहले ही मुसीबत में पड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे आगे जाने में डर नहीं है। जल्दी से ऊपर आओ। ठीक इसी तरह सफ़ेद मगरमच्छ चेन जियांग और अन्य लोगों को लेकर जल्दी से अपने झील के किनारे वाले घोंसले में लौट आया। चेन जियांग ने क्यूशी को ठीक किया और उसके शरीर में मौजूद ठंडी ऊर्जा को दूर किया। अपनी जीवित वध विधि को प्रसारित करते हुए उसने एक प्रकार की पुनर्जनन क्षमता जारी की जो क्यूशी के शरीर में प्रवेश कर गई। उसने उसके लिए दिव्य कमल की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी खाया। आधे दिन तक व्यस्त रहने के बाद, यद्यपि क्यूशी काफी उत्साहित दिखाई दे रहा था, फिर भी उसकी दिव्य आत्मा और शरीर को भारी चोटें लगी थीं। मैं तो ऐसे ही मर ही गया था। मैं बहुत आवेगी था और मेरा अनुभव भी काफी समृद्ध है। मुझे शांत रहना चाहिए था और यही मर जाना चाहिए था। क्यूशी ने चेन जियांग को कृतज्ञता भरे भाव से देखा। उसे उसका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि चेन जियांग इस समय उसकी कृतज्ञता महसूस करेगा। तुम छोटे बच्चे, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह की जगह पर मिलूंगा। क्यूशी मुस्कुराया। भाई मगरमच्छ, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। सफ़ेद मगरमच्छ हंसा। तुम्हें विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, वह आदमी भी मुझे मारना चाहता है। हालांकि मैं दिव्य सिंह जाति से डरता हूं, लेकिन मैं इन दोनों लोगों को अपनी नज़र में नहीं रखता। क्यूशी ने अचानक आह भरी। दिव्य सिंह जाति वास्तव में बहुत पुण्यशाली है। अगर मुझ में पहले जैसी ताकत होती तो भले ही इस बदमाश का पिता आ जाए, मैं उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। चेन जियांग को अपने दिल में झटका लगा। बड़े भाई क्यूई, आप भी दिव्य शेर जाति से हैं। सफ़ेद मगरमच्छ ने पहले भी क्यूशी की आभा से कुछ चीज़ें देखी थीं, खास तौर पर उस तरह की आभा। यहाँ तक कि दो रजत सिंह जो कि क्यूशी से ज़्यादा शक्तिशाली थे, वे भी उससे डर गए। बेशक अगर मैं उस समय नहीं मरा होता तो मैं अब राजा लियोनिस होता और क्यूई यान और मैं दोनों तब दिव्य शेर जाति के राजकुमार होते। क्यूईशी के बोलने के बाद उसने विलाप किया और सुपर ओल्ड फायर बीस्ट की दिव्य आत्मा को बाहर निकाल लिया। सुपर ओल्ड फायर बीस्ट वही क्यूई यान होना चाहिए जिसका उसने उल्लेख किया था। यह उसका सच्चा भाई था, कोई ऐसा व्यक्ति जो खून के रिश्ते से जुड़ा हुआ था।
अपनी याददाश्त वापस पाने के बाद ही उसे पता चला कि दिव्य सिंह जाति के कुछ राजकुमारों के बीच उस समय कोई और विवाद हुआ होगा जिसके कारण अब ऐसी घटना घटी है। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1953। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1953। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। क्यूशी की पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत बड़ी थी और उसके पास दिव्य शेर जाति की शाही वंशावली थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उस समय 9 स्वर्ग दुनिया का सम्राट बनने में सक्षम था। सफ़ेद मगरमच्छ ने आश्चर्य से कहा, तो इसका मतलब है कि आप शेर राजा के 7 बेटों में से एक हैं। आप किस स्थान पर हैं? मैं बॉस हूँ। क्यूइशी ने मोती को देखा जिसका उपयोग उसके हाथ में सुपर ओल्ड फायर बीस्ट की दिव्य आत्मा को सील करने के लिए किया गया था और बोलना जारी रखा। क्यूई यान 7वें नंबर पर है, वह सबसे छोटा है और हम दोनों एक ही माँ हैं। बाकी दोनों की अपनी अपनी माँ हैं, इसलिए हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। क्यूशी के चेहरे पर दुख देखकर चेन जियांग ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसकी दिव्य आत्मा अभी भी वहाँ है, हम उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। क्यूशी ने आह भरते हुए कहा, 9 दिव्य राजाओं ने हमें पुनर्जीवित किया, लेकिन अब 9 दिव्य राजाओं का ठिकाना भी अज्ञात है। हमारे पास वह क्षमता नहीं है। सफ़ेद मगरमच्छ को उस वर्ष जो कुछ हुआ था उसकी कुछ समझ थी और उसने कहा, उस समय दिव्य पशु पर्वत पर भीषण युद्ध के दौरान अनगिनत उत्कृष्ट दिव्य पशु मारे गए थे। यदि 9 दिव्य राजा समय पर नहीं आते तो और भी अधिक लोग मारे जाते। क्यूशी ने सफ़ेद मगरमच्छ को देखा और पूछा, बूढ़े भाई, आप इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं, क्या आप मानव रूप में नहीं बदल सकते? आपका पूरा शरीर सफ़ेद है और आपकी पशु गहन ऊर्जा से आपको एक अलग व्यक्ति माना जाना चाहिए। खांसी। सफ़ेद मगरमच्छ हंसा, मैं अपना रूप बदल सकता हूँ, लेकिन जिस क्षण मैं अपना रूप बदलूंगा मैं कुछ विशेषाधिकार खो दूंगा जो विशेष देव जानवर के पास हैं। वैसे भी मैं इतने सालों से ऐसा ही हूँ, मुझे पहले से ही इसकी आदत है। मैं जानवर भगवान क्षेत्र की महान लड़ाई के दौरान अभी भी एक छोटा मगरमच्छ था। मैंने ये अफवाहें तब सुनी जब मैं नदी में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने साल पलक झपकते ही बीत जाएंगे। मैंने उन वरिष्ठों को भी देखा जिन्होंने उस समय महान युद्ध में भाग लिया था। इतने साल पहले जब वे लड़ रहे थे, वे एक छोटे भूत पूरे दिन कहानियां सुनते थे। यही वजह थी कि उनके मन में क्यूइशे जैसे लोगों के लिए बहुत सम्मान और प्रशंसा थी। क्यूइशे लेट गया, अपना सिर अपनी बाहों पर रख लिया, अपना सिर उठाया और उस आकाश की ओर देखा जिससे वह एक बार बहुत परिचित था, और एक लंबी और दुख भरी आह भरी। चेन जियांग ने कहा, बड़े भाई क्यूई, आपके शरीर पर चोटें अभी भी बहुत गंभीर हैं। इस अवधि के दौरान लापरवाही से काम न करें, मैं आपको ठीक होने में मदद करने का कोई तरीका सोचूंगा। जब चेन जियांग क्यूशी को ठीक कर रहा था तो उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान था कि उसके शरीर पर लगी चोटें कितनी गंभीर थीं। खास तौर पर उसकी दिव्य आत्मा पर लगी चोटें, जो 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हो सकती थीं। क्यूशी का शरीर बहुत मजबूत था। हालांकि उसकी दिव्य आत्मा ने उस वर्ष की यादें पहले ही जगा ली थीं, फिर भी उसकी दिव्य आत्मा अभी भी बहुत कमज़ोर थी। आखिरकार वह पहले ही 2 बार पुनर्जन्म ले चुका था। मैं निराश नहीं हो सकता। उस समय मैं अपने हाथ की एक उठापटक से लोगों के एक समूह को खत्म कर सकता था। मैं खुद को इस तरह अपना आत्मविश्वास खोने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता। क्यूशी की आंखें अचानक दृढ़ हो गईं, जिससे उसने राहत की सांस ली। उसे डर था कि क्यूशी लड़ने की अपनी इच्छा खो देगा। सफ़ेद मगरमच्छ ने कहा, बड़े भाई, क्यूई जैसी चोट के लिए केवल जादुई गोलियां ही उसे ठीक करने में मदद कर सकती हैं। इनमें से कई चीज़ें केवल मानव क्षेत्र में ही हैं, और इस तरह की जगह में जादुई गोलियां खराब और महंगी हैं। चेन जियांग एक कीमियागर था और सफ़ेद मगरमच्छ सही था। क्यूशी की चोटों को केवल एक दिव्य गोली का उपयोग करके जल्दी और पूरी तरह से ठीक किया जा सकता था, लेकिन एक उच्च स्तरीय दिव्य गोली की आवश्यकता थी। भले ही वह जोंगपिंडेन हो, उन्हें उनमें से कई की आवश्यकता होगी। बूढ़े सफ़ेद, क्या तुम मुझे किसी जगह पर ले जा सकते हो? वह जगह बहुत खतरनाक है। चेन जियांग की मौजूदा ताकत के साथ तुम मुझे वहां सुरक्षित नहीं ले जा सकते। क्यूशी ने विनती भरी नज़र से सफ़ेद मगरमच्छ को देखा। वह बता सकता था कि उसके लिए उस जगह पर जाना बहुत ज़रूरी था। सफ़ेद मगरमच्छ ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ हर दिन बहुत स्वतंत्र रहता हूँ, अब बाहर घूमने जाने का समय हो गया है। चेन जियांग ने पूछा, बड़े भाई क्यूई, वह जगह क्या है? क्यूशी ने कुछ नहीं कहा, न ही सफ़ेद मगरमच्छ ने पूछा। सफ़ेद मगरमच्छ के सहमत होने के बाद क्यूशी उसकी पीठ पर कूद गया। बेटे, तुम यहाँ बहुत सुरक्षित रहोगे। जानवर भगवान पर्वत पर कोई भी तुम्हें जवाब देने की हिम्मत नहीं करेगा। सफ़ेद मगरमच्छ हंसा और फिर क्यूशी के साथ चला गया। चेन जियांग दंग रह गया। उसने कहा कि वह चला जाएगा और फिर क्यूशी की चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई थीं। उसने सोचा कि क्यूशी और सफ़ेद मगरमच्छ ने शायद पहले ही चुपके से उसके पास ध्वनि संदेश भेजा होगा। उसे शक था कि सफ़ेद मगरमच्छ भी उस जगह जाना चाहता था। यह आदमी कहाँ जा रहा है? उसने मुझे क्यों नहीं बताया?
चेन जियांग झील के किनारे बैठे बैठे कोसने लगा। उन्हें सिंह सम्राट की समाधि की ओर जाना चाहिए, दिव्य सिंह सम्राट की कब्र। एक स्पष्ट और मधुर लड़की की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि आवाज़ युवा और कोमल लग रही थी, लेकिन उसमें परिपक्वता का भाव था। जब चेन जियांग ने यह आवाज़ सुनी तो वह तुरंत पहचान गया कि यह कौन था। यूए, बिल्ली। चेन जियांग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसकी ओर उड़ रहा है। इससे चेन जियांग बेहद खुश हुआ, क्योंकि वह हमेशा से यूए की तलाश में था। वह जानता था कि यूए दिव्य महल के अंदर है, लेकिन हर कोई दिव्य महल में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी देख पाऊंगी। यूए उड़कर चेन जियांग के कंधे पर आ गिरी, लेकिन चेन जियांग ने उसे पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसके प्यारे छोटे सिर को सहलाया, जिससे यूए की म्याऊं निकल गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए मंदिर में घुसने का कोई तरीका सोच रहा था। चेन जियांग ने हंसते हुए उसकी पूंछ को रगड़ा, जिससे वह घुरघुराने लगी और उसके आलिंगन से निकलकर उसके सिर पर बैठ गई। मैं यहीं पली बड़ी हूँ, इसलिए मैं इस जगह से बहुत परिचित हूँ। ये जानने के बाद कि आप ओल्ड बाई के साथ चले गए हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच गई, लेकिन सौभाग्य से मैं पहले राजकुमार को देखने के लिए समय पर पहुंच पाई। हालांकि वह बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसका व्यक्तित्व अभी भी पहले जैसा ही था। यूए ने कहा, तुम छोटी सी चीज़ हो। तुम वाकई एक बूढ़ा राक्षस हो जो कई सालों से जिंदा है। चेन जियांग हंसा, ठीक है, शेर सम्राट का मकबरा किस तरह की जगह है जिसका तुमने अभी जिक्र किया? उन्हें इसे मुझसे क्यों छिपाना है और मुझे क्यों नहीं बताना है? यूए ने कहा, शेर राजा दिव्य शेर जाति का पूर्वज है। वह एक बार एक जानवर जाति का दिव्य भगवान था, और जब वह मर गया तो उसे उस स्थान पर दफनाया गया था, और वह स्थान कोई असाधारण जगह नहीं थी। ये सिर्फ एक बड़ा पहाड़ था। हालांकि वहाँ कोई निर्माण नहीं था, लेकिन वहाँ एक बहुत ही भयानक प्राकृतिक संरचना थी। जब मनुष्य प्रवेश करते थे तो ये तुरंत राख में बदल जाता था, और उससे पहले मानव देव राजा वहाँ मर गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस क्षण उन्होंने उस प्राकृतिक संरचना में कदम रखा, वे राख में बदल गए। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग को अब समझ आ गया था कि क्यूशी उसे बहुत अच्छी तरह से समझती है, इसीलिए उसने उसे यह नहीं बताया कि वह किस तरह की जगह थी। बहुत शक्तिशाली। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसके मन में वास्तव में कोशिश करने का विचार आया था। अफवाह यह है कि शेर सम्राट की मृत्यु से पहले वह मानवता के प्रति घृणा से भर गया था। प्राकृतिक तरीके से छूने के बाद उसके शरीर की रक्षा करने और उसे मनुष्यों द्वारा परेशान किए जाने से बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली संरचना का निर्माण हुआ। हालांकि यूए एक छोटी लड़की थी, लेकिन वह बहुत सी बातें जानती थी। चेन जियांग ने उसे अपनी पीठ से उतारा, उसे गले लगाया और उसकी त्वचा को सहलाया। फिर उसने पूछा, तो फिर क्यूशी उस जगह क्यों गई थी? यूए ने म्याऊं करते हुए कहा, बेशक, हम शेर राजा की विरासत की तलाश करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी वहां इसकी तलाश की है, लेकिन मैं इसे नहीं पा सकी। अगर यह पहला राजकुमार होता तो यह बहुत संभव होता। इसीलिए बूढ़ा बाई उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गया, क्योंकि वह नए शेर राजा के जन्म का गवाह बनना चाहता है। चेन जियांग ने एक कमांड मेडलियन निकाला, जिसमें उसे मिले आदेश की विस्तृत जानकारी थी। उसने इसे यूए को दिया और कहा, मुझे एक काम मिला है। मुझे एक प्रकार का पत्थर खोजने के लिए एक पर्वत श्रृंखला में जाना है। मुझे बस एक पत्थर खोजने की जरूरत है। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1954। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1954। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। यूए ने जेड टोकन की सामग्री की जांच की और एक हल्की चीख निकाली। उसने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी आंखों में एक सफ़ेद रोशनी चमक रही थी। चेन जियांग ने कई बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वह केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकती थी। पूरा 1 घंटा बीत जाने के बाद यूए ने धीरे से कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है। मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुम्हें उस जगह से परिचित होना चाहिए। चेन जियांग मानसिक रूप से तैयार था, क्योंकि यूए की वर्तमान प्रतिक्रिया को देखकर वह जानता था कि यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। अगर यूए जाने को तैयार नहीं होती तो वह खुद वहां नहीं जाता। यूए ने उत्तर दिया, मैं भी इससे परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं इसे आजमा सकता हूं। हाँ, क्या आप जानते हैं कि उन पत्थरों का क्या उपयोग है? चेन जियांग ने जेड टैबलेट पर उस तरह का पत्थर देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका उपयोग किस लिए किया गया था, और मिशन टोकन का विवरण भी नहीं बताया गया था। उसने अपना सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन इस पत्थर की तलाश करने वाला व्यक्ति सर्वोच्च दिव्य महल में बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि वह अंदर लगभग मर गया था। यूए ने सिर हिलाया। शितोह की तलाश करने वाला व्यक्ति हरक्यूलियन गॉड ट्राइब का वंशज होना चाहिए। वह सोल हॉल का मुख्य हॉल मास्टर है। यूए को इस बारे में भी स्पष्ट था। चेन जियांग मन ही मन हैरान था। इस बिल्ली के बच्चे की उत्पत्ति ने उसे और अधिक जिज्ञासु बना दिया। क्या इसका कोई उपयोग है? चेन जियांग ने पूछा।
जब तक आपके पास एक छोटा सा टुकड़ा है, आप एक दाव हृदय बना सकते हैं। दाव हृदय के साथ आप सीधे महान दाव की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं। यदि आपके पास एक विशेष साधना पद्धति और अपनी खुद की समझ है, तो आप महान दाव के नियमों को देख सकते हैं और कानूनों की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यूएर ने कहा, इस आत्मा हॉल के मुख्य हॉल मास्टर हमेशा से इस तरह के दाव हृदय पत्थर को खोजने और जानवर की दिव्य आत्मा को परिष्कृत करने के लिए चाहते रहे हैं। यही उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वह क्या चाहते हैं, लेकिन संक्षेप में, वह पहले जानवर दिव्य महल में आए और हमें उनकी खोज में मदद करने के लिए सौंपा, जिससे उन्हें बहुत उदार इनाम मिला। उद्धरण चिन्ह, मुझे अभी भी यह नहीं मिला है। यूए ने कहा, मैं भी इस दाव हृदय पत्थर को देखना चाहता हूँ। हालांकि मैं स्थानिक नियमों की शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ, मैं सीधे महान दाव की शक्ति को अवशोषित करने में असमर्थ हूँ। आपके पास 6 लोगों के दर्पण हैं, इसलिए आप 6 लोगों के दर्पणों के माध्यम से सीधे 6 लोगों की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन आप महान दाव कानूनों के रहस्यों को देखने में असमर्थ हैं, जब तक कि आपके पास दाव हृदय न हो। चेन जियांग का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने उत्सुकता से पूछा, अगर मेरे पास एक दाव दिल है, तो इसका मतलब है कि मैं सभी प्रकार के कानूनों की शक्ति का कुशलता से उपयोग कर सकता हूँ। यूएर ने सिर हिलाया, ये सही है। आप दाव ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और इच्छानुसार कई अलग अलग प्रकार के कानूनों का उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसकी कई विशेषज्ञ इच्छा रखते हैं। अगर मुझे यह अच्छी चीज़ मिल जाए, तो क्या मैं उसे वापस कर दूंगा? चेन जियांग उलझन में था। यह एक अमूल्य खजाना था। वह बस एक छोटा सा टुकड़ा पाना चाहता है और इसे पाना भी आसान नहीं है। अगर हम इसे पा सकें, तो उसे एक दाने के आकार का टुकड़ा देना उसके लिए दाव दिल बनाने के लिए पर्याप्त है। सोल हॉल का यह मुख्य हॉल मास्टर अभी भी बहुत अच्छा है। यूएर ने जवाब दिया, आप कब जाने की योजना बना रहे हैं? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। चलो अब चलते हैं, चेन जियांग ने कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। यूए ने चेन जियांग के साथ काम करने के बारे में सोचा और एक तरह की अवर्णनीय प्रत्याशा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछली बार जब उसने चेन जियांग के साथ काम किया था, तो वह बेहद खुश थी। यूए ने अपने भंडारण जादुई खजाने से एक बैग निकाला और चेन जियांग को उसे अंदर ले जाने दिया। यूए, तुम कहाँ से आए हो? तुम इस बैग में इसलिए छिपी हो क्योंकि तुम्हें पहचाने जाने का डर है न? चेन जियांग ने पूछा, तुम छोटी सी चीज़ हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम रहस्यमयी व्यवहार कर रही हो। यूए ने प्यार से नाक सिकुड़ी। मेरे पास एक बड़ा बैकग्राउंड है, आपको बस इतना ही जानना है। अगर मैं आपको अभी बता भी दूं तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। चेन जियांग शहर से बाहर चला गया और स्वर्ग की सीढ़ी पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के लिए उसे कुछ और समय संघर्ष करना पड़ा। तुम्हारे जैसे विशेष देव जानवर को, जो रूप नहीं बदल सकता, उड़ने का अधिकार होना चाहिए। क्या तुम मुझे उड़ा नहीं सकते? इस तरह मैं जल्दी से जमीन पर पहुंच सकता हूं। चेन जियांग सीढ़ियों पर बेतहाशा भाग रहा था। जब वह लोगों को ऊपर आते देखता, तो वह जल्दी से रुक जाता और उनसे बचता। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, उसका बैग थोड़ा हिल गया। यूए अब अंदर नहीं था, इसलिए जब चेन जियांग ने अपना सिर उठाया, तो उसने देखा कि उसके ऊपर एक बड़ा सफ़ेद बाज दिखाई दिया। इस सफ़ेद बाज ने अपने पंजों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया। लिटिल मून ने यह भी समझ लिया कि अंतरिक्ष के नियमों की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। लगातार अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद वह जल्द ही जमीन को देखने में सक्षम हो गई। बड़ा सफ़ेद बाज सफ़ेद रोशनी के साथ चमका और गायब हो गया। चेन जियांग को भी लगा कि उसका छोटा बैग भारी था। यूए पहले ही वापस बदल चुका था। क्या अभी वह तुम्हारा असली शरीर था? उसने पूछा। अभी, जब उसने अराजकता दिव्य नेत्र का उपयोग किया, तब भी वह इसके माध्यम से देखने में असमर्थ था। बिल्कुल नहीं, मेरा मुख्य शरीर एक बिल्ली है। मैंने बस परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया है। बिल्ली ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। चलो, हम पहले बाहर पर्वत श्रृंखला पर चलेंगे। चेन जियांग को पहले से ही रास्ता पता था, इसलिए उसे सीधे अंतरिक्ष से यात्रा करने के लिए यूए के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही समय बाद वह बीस्ट गॉड माउंटेन से बहुत दूर चली गई और विशाल बीस्ट गॉड माउंटेन अब दिखाई नहीं दे रहा था। आधे दिन के बाद वह एक दलदल में पहुंचा और शाम हो चुकी थी। खून के रंग के सूर्यास्त ने आधे आसमान को लाल रंग में रंग दिया था। बैंगनी धुआं हवा में बिखर गया और चेन जियांग दूर से उसे साफ देख सकता था। इससे पता चला कि यह बैंगनी धुआं बहुत घना था। यूए ने अपना बैग बाहर निकाला और कहा, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। जब तक हम इस पर्पल स्मोक ज्वालामुखी को पार कर लेंगे, हम पर्वत श्रृंखला के करीब पहुंच जाएंगे। पर्पल स्मोक ज्वालामुखी अभी कुछ समय पहले ही दिखाई दिया है। चेन जियांग ने दलदल में पानी को छुआ, पानी की गर्मी महसूस करते हुए। इसमें अप्रत्याशित रूप से मारक क्षमता का एक निशान था। इस पानी को बस थोड़ा सा जलाने से आग लग सकती है। चेन जियांग ने कहा, चलो जल्दी से इस दलदल को छोड़ दें। अगर यह जगह जल गई तो मज़ा नहीं आएगा। चेन जियांग ने यूए को उठाया और जल्दी से दलदल से बाहर निकल गया।
जब वह दलदल से दूर हुआ तो उसने अचानक पीछे से आती हुई एक हल्की ठंडी हवा को महसूस किया। क्या हो रहा है? चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि यह बहुत अजीब है। अगर यह अचानक उसके पीछे प्रज्वलित हो जाता तो उसे लगता कि यह सामान्य है, लेकिन उसके पीछे से आने वाली ठंडी क्यूई ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि उसे जमा दिया जा रहा हो। उसने तुरंत अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त कर दिया और उसकी दिव्य आत्मा तेजी से हवा में तैरने लगी। उसने केवल ये देखा कि उसके पीछे का दलदल वास्तव में जम गया था। ये जम गया है। चेन जियांग ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, मुझे ये ठंडी क्यूई याद है। युएर ने धीमी आवाज में कहा, यह एक रजत शेर है, केवल एक ही है। यह अजीब है, आप राजकुमार दिव्य शेरों द्वारा क्यों निशाना बनाए जाएंगे? आपको ओल्ड बाय और बाकी लोगों का पीछा करना चाहिए। आज सुबह क्यूशी को इस बर्फीली ठंडी शक्ति ने जकड़ लिया था, इसलिए वह इस प्रकार की ठंडी ऊर्जा से बेहद परिचित था। ये बर्फीली ठंडी शक्ति सिल्वर शेर के मुंह से निकली थी। अब जब सिल्वर शेर इस जगह पर दिखाई दिया था तो ये स्पष्ट था कि उसकी नज़र उन पर थी। चलते रहो। अगर वह आगे बढ़ना चाहता तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। हालांकि अभी वह सिर्फ तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसके कुछ और इरादे हो सकते हैं। युए ने कहा, इस सिल्वर शेर से निपटना आसान नहीं है। 11 दिव्य देवता होने के कारण और अब सिर्फ एक ही आ रहा है, दूसरा ओल्ड बाई का पीछा कर सकता है। इस शापित राजकुमार दिव्य शेर, मैंने तो केवल क्यूईशी को बचाया था, लेकिन उसने वास्तव में मुझसे निपटने के लिए इतनी ताकतवर एक देव जानवर को भेजा था। चेन जियांग ने शाप दिया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान। अध्याय 1955। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान। अध्याय 1955। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। लगता है कि सिल्वर शेर बहुत पहले ही बदल गया होगा। अभी उसे तुम्हारा पीछा करने के लिए मानव रूप धारण कर लेना चाहिए था। दूसरी ओर युए बहुत शांत थी। वह घबरा गई। ज्यादा मत सोचो। हमें अपनी गति बढ़ाने और पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की आवश्यकता है। इसके बाद तुम्हें खुद को अच्छी तरह से छिपाना होगा। चेन जियांग ने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपाया नहीं था, लेकिन अब उसने खुद को आसपास के स्थान से अलग करने के लिए एक डोमेन जारी किया। कुछ लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन के बाद वह ज्वालामुखियों के एक समूह पर पहुंचा जो बैंगनी धुआं उत्सर्जित कर रहे थे। आप काफी मजबूत हैं। यदि आप इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे तो शायद मैं आपको खोज नहीं पाऊंगा। चेन जियांग ने एक ठंडी हंसी सुनी। फिर आसपास के ज्वालामुखी अचानक बर्फ के पहाड़ों में बदल गए और बर्फ की एक मोटी परत जल्दी से जमीन पर जम गई। पलक झपकते ही पूरा इलाका बर्फ और बर्फ से ढक गया। इस तरह की शक्ति बहुत भयानक थी। इसके अलावा यह एक गर्म ज्वालामुखी श्रृंखला थी। चेन जियांग ने पहले ही रजत शेर को देख लिया था। उसका शरीर धुंध की एक हल्की परत से ढका हुआ था। उसके चांदी जैसे बाल बेतहाशा नाच रहे थे। उसका चेहरा बहुत सफ़ेद था। उसकी आंखें हरी थीं जो एक ठंडी रोशनी दे रही थीं जैसे ही वह चेन जियांग को देख रहा था। शांत हो जाओ। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हमारे लिए ये जगह छोड़ना आसान है। युए ने चेन जियांग को संदेश भेजा। इस समय चेन जियांग को अचानक अपने बैग से एक तरह की अवर्णनीय शक्ति आती हुई महसूस हुई। युए अपनी खुद की स्थानिक ऊर्जा जारी कर रही थी। बस अपनी स्थानिक शक्ति को छोड़ दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। युए ने जवाब दिया, उससे मत डरो। चेन जियांग ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से अपनी स्थानिक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। अजीब बात यह थी कि उसकी स्थानिक ऊर्जा उसकी आभा का एक भी अंश बाहर नहीं निकली, जिसे युए ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। तुम वही सिल्वरलान हो और तुम वास्तव में इस कुत्ते में बदल गए हो। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, तुम्हारा मालिक खुद क्यों नहीं आया? उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। क्या उसे चिंता नहीं है कि तुम वापस नहीं जा पाओगे? सिल्वर लॉयन का चेहरा अचानक से तमतमा उठा। चेन जियांग के शब्दों ने उसे स्पष्ट रूप से क्रोधित कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग जैसा कमजोर इंसान वास्तव में उसके सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करेगा। युवा स्वामी ने कहा था कि वह तुम्हें जीवित पकड़ लेगा, लेकिन मैं उसे बता सकता हूं कि उसने गलती से तुम्हें मार दिया। रजत शेर की आवाज़ ठंडी हो गई। उसकी एक भुजा अचानक बर्फ में बदल गई, जिससे भयानक ठंडी हवा का एक झोंका निकला जिसने चेन जियांग को घायल कर दिया। चलो चलें। युए खिलखिलाकर हंसा और चेन जियांग गायब हो गया। रजत सिंह का चेहरा जम गया। अभी अभी उसने एक बहुत ही भयानक स्थानिक ऊर्जा की लहर महसूस की थी और उसने एक लड़की की हंसी भी सुनी थी। इससे उसे अचानक एक भयानक बात याद आ गई। तुम नहीं जा सकते। रजत शेर ने हवा की एक छोटी सी सांस ली, क्योंकि वह ये पुष्टि करना चाहता था कि चेन जियांग के साथ कौन था और क्या वह वही भयानक आदमी था। ... चेन जियांग को भी अभी बहुत पसीना आ रहा था। सौभाग्य से युए ने समय रहते काम किया और सिल्वर शेर की स्थानिक सील को एक पल में तोड़ दिया, जिससे वह एक प्राचीन जंगल में पहुंच गया। इतनी खतरनाक, ये जगह क्या है? चेन जियांग ने अपने पास एक विशाल पेड़ के तने को छुआ और जब उसने हल्के से उस पर मुक्का मारा तो उसने पाया कि तना बेहद मजबूत था। हम पहले से ही उस पर्वत श्रृंखला में हैं।
मैंने जानबूझकर उस आदमी के लिए कुछ निशान छोड़े हैं ताकि वह हमें पकड़ सके। यूएर मुस्कुराया। वह बेवकूफ़ शायद पहले से ही जानता है कि यह मैं हूँ, लेकिन वह फिर भी आएगा। चेन जियांग पहले तो बहुत हैरान था कि यूए ने ऐसा निशान छोड़ा है। बाद में यूए ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसे समझ में आया कि यूए के कुछ और ही इरादे थे। हम एक जाल बिछाने जा रहे हैं, चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। कम या ज़्यादा, संक्षेप में, उसने इस जगह में प्रवेश करने के बाद इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। अधिकांश मनुष्यों और जानवरों के लिए ये सिल्वर शेर एक अत्यंत भयानक अस्तित्व है, लेकिन यहाँ अगर वह थोड़ा लापरवाह होता तो वह मुझसे भी जल्दी मर जाता। यूए मुस्कुराया। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम उसकी लाश को इकट्ठा करने में उसकी मदद कर सकते हैं। चेन जियांग ने यूएर को देखा, जिसने अपना सिर बैग से बाहर निकाला था, और कांप उठी। ये छोटी सी चीज़ बहुत डरावनी थी। ये वास्तव में उस सिल्वर शेर को मौत के घाट उतारना चाहती थी। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया कि यह पर्वत श्रृंखला इतनी डरावनी क्यों थी। खतरा कहाँ है? चेन जियांग यूएर द्वारा बताई गई दिशा में चला गया, चारों ओर शांतिपूर्ण दृश्य देख रहा था। यहाँ के फूल और पौधे सभी बहुत अच्छे थे। यहाँ बहुत कम जानवर थे, अगर वे न होते तो फूल और पौधे सभी पर पैर पड़ जाते। यूए ने उत्तर दिया, मैंने केवल इतना सुना है कि इस पर्वत श्रृंखला के भीतर दाव आत्मा नामक कोई चीज़ है। इसे एक आत्मा शरीर माना जाना चाहिए जो महान दाव की शक्ति द्वारा पोषित है और सीधे महान दाव के कानूनों की शक्ति का उपयोग कर सकता है। ये बेहद भयानक है। दाव आत्मा। जब चेन जियांग ने यूएर को इस चीज़ का वर्णन इतने भयानक स्तर तक करते सुना कि उसके दिल में रोंगटे खड़े हो गए, तो उसे चिंता हुई कि ऐसी कोई चीज़ अचानक प्रकट होकर उसे मार डालेगी। हाँ, लेकिन आपको और मुझे चीज़ों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी के पास महान दाव की शक्ति है। मेरे पास अंतरिक्ष पथ की शक्ति है और आप 6 लोगों की शक्ति हैं। हालांकि वह रजत शेर शक्तिशाली है, लेकिन मैं पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसके पास प्राचीन संहिता की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए उसके लिए प्रवेश करना बहुत खतरनाक होगा। यूए ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए वह यहाँ आया और इसे पहले की तरह जमा दिया। जब बर्फ के रास्ते की प्रेरणा बर्फीली ठंडी शक्ति पर पहुंचेगी तो वह तुरंत आ जाएगा। चेन जियांग समझ गया, इसीलिए यूएर ने कहा था कि यह एक जाल था। हालांकि हम लापरवाह नहीं हो सकते। दाओ स्पिरिट के अलावा यहाँ अन्य खतरे भी हैं, और ये सभी मूल रूप से स्वर्ग के जोखिम हैं। क्योंकि यहाँ दाओ हॉटस्टोन जैसी चीज़ें विकसित की जा सकती हैं, यहाँ कई प्राकृतिक हत्या के साधन या भ्रम भी हैं। हम अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते। यूएर ने तुरंत चेन जियांग को चेतावनी दी क्योंकि उसने देखा कि उसकी सुरक्षा कम हो गई है। चेन जियांग को लगा कि उसके आने से पहले यूए को ढूंढना बहुत सही था। अगर यूए ने उसे ये बातें नहीं बताई होती तो कौन जानता है कि अंदर क्या खतरा छिपा हुआ था। क्योंकि यह ताओ आत्मा का क्षेत्र था, चेन जियांग ने स्थानिक संवेदन डोमेन जारी नहीं किया। सामने सावधान रहना, यूएर ने अचानक चिल्लाया, जिससे चेन जियांग तुरंत रुक गया। उसके सामने कुछ भी नहीं था। चेन जियांग जिस जंगल में था वहां हर पेड़ का तना सीधा था और हर पेड़ के बीच एक समान दूरी थी जो बेहद सटीक लग रही थी, लेकिन उसके सामने कुछ बड़े पेड़ थे, इसलिए उनके बीच की दूरी अलग थी। सबसे बड़ा अंतर कम से कम 3 इंच का था और सबसे छोटा 1 इंच का था। आमतौर पर इसे खोजना मुश्किल होता, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि लिटिल मून की नज़र में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। आपके सामने एक किलिंग एरे है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप बस अंदर कोई ठोस चीज़ फेंक सकते हैं, यूएर ने कहा। चेन जियांग ने टॉपस्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जो कि भगवान स्तर की कलाकृति फोजिंग सामग्री का एक अत्यंत कठोर टुकड़ा था। जैसे ही शीर्ष पत्थर अंदर गया वह धुएं के बादल में बदल गया, जिससे चेन जियांग ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। ये बहुत डरावना है। चेन जियांग ने अभी अभी प्रवेश किया था और उसे पहले से ही इस तरह की प्राकृतिक हत्या का सामना करना पड़ा था। ये विशाल वृक्ष बहुत लंबे समय से बढ़ रहे थे और उन्होंने शुरू से लेकर अब तक इस नियम का पालन किया था और स्वाभाविक रूप से एक संहारक सरणी का निर्माण किया था। अनगिनत जटिल वृक्ष जड़ें जो भूमिगत थीं, वे आत्मा के दाने थे जो संहारक सरणी का निर्माण करते थे, और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियां जो कई वर्षों से प्रत्येक पेड़ द्वारा अवशोषित की गई थीं, संहारक सरणी ऊर्जा का स्रोत थीं। जब चेन जियांग सर्वोच्च दिव्य महल के परीक्षण से गुजर रहा था तो यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि यूएर ने उसे बताया था कि जाल कहाँ है, जिससे वह आसानी से वहां से निकल सका। यूएर, ये रहस्यमयी बिल्ली का बच्चा, इस रहस्यमय और शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना के साथ पैदा हुआ था, इसलिए वह इन छिपे हुए जालों का पता लगा सकती थी। ऐसा लगता है कि मैं केवल इसके चारों ओर जा सकता हूँ। चेन जियांग ने अपनी दिव्य इंद्रिय को आगे बढ़ाया और पाया कि पेड़ों का एक बड़ा क्षेत्र इस तरह की स्थिति में ढका हुआ था। अगर वह चक्कर लगाना चाहता था तो उसे लंबी दूरी तय करनी होगी। इस तरह की स्थिति में वह टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो वह एक पल में ही ऐसी भयानक प्राकृतिक हत्या की स्थिति में आ जाता और फिर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता।
इसे तोड़ो। इन हत्या संरचनाओं को तोड़ना बहुत आसान है। ये संरचना पेड़ों और जड़ों की व्यवस्था से भूमिगत रूप से बनाई गई है। जब तक आप इसे तोड़ते हैं तब तक यह आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। यूए ने कुछ राउंड आगे पीछे उड़ाए, हत्या की संरचना के बाहर ध्यान से निरीक्षण किया। चेन जियांग ने कोशिश की और पाया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके हत्या के घेरे में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इसकी एक बड़ी मात्रा अवशोषित हो चुकी थी, लेकिन यह उसके लिए हत्या के घेरे को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। सबसे प्रभावी और प्रत्यक्ष तरीका यह था कि उनके सामने के पेड़ों को शक्तिशाली बल से गिरा दिया जाए, जिससे उनके लिए रास्ता बन जाए। ये संरचना बहुत अजीब है। भले ही आप जड़ों को नष्ट कर दें, जड़ें जल्दी से वापस उगाएंगी और घातक संरचना बनाना जारी रखेंगी। यूए ने कहा, यह सबसे अच्छा है अगर आप पेड़ों को नष्ट न करें और केवल जड़ों को नष्ट करें। इस तरह आप घातक संरचना को नष्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इस स्थिति को बनाए रखना बेहतर है। चेन जियांग को आखिरकार समझ में आ गया और उसने अपनी स्थानिक ऊर्जा को जमीन में घुसने और सभी जड़ों को जमीन से अलग करने के लिए छोड़ दिया। इस तरह वह उन्हें आसानी से काट सकेगा। ये संहारक समूह बहुत बड़ा था, यह एक बड़े जंगल से बना था। चेन जियांग आगे बढ़ता गया, जमीन के नीचे की जड़ों को नष्ट करता गया। जब तक जड़ें आपस में जुड़ी नहीं होती, संहारक समूह अधूरा रहता, हमला करने की शक्ति नहीं बना पाता। हत्या के मैदान से बाहर निकलने में उसे आधा दिन लग गया। मैंने रास्ते में कई पैरों के निशान छोड़े हैं। अगर वह सिल्वर शेर मुझे पकड़ लेता तो उसके लिए यह पता लगाना बहुत आसान होता। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस हत्या के रहस्य को समझ सकता है। चेन जियांग ने कहा। उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और पाया कि कटी हुई जड़ें पहले से ही गहरे भूमिगत से बाहर निकल आई थीं। वह मन ही मन इन पेड़ों की पुनर्जनन क्षमता की प्रशंसा में बोला, अगर मैं स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके इन पेड़ों को गोलियों में बदल दूं तो मैं एक उपचार गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि चेन जियांग के मन में यह विचार था, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया। वह इस तरह के प्राचीन जंगल को नष्ट करने का साहस नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसे सिल्वर शेर से निपटने के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता थी। यूए ने कहा, हम बहुत जल्द इस जंगल को छोड़ सकेंगे। यहाँ के पेड़ों की जड़ें बहुत मजबूत नहीं हैं, इसलिए ये जगह किनारे पर है। इस जंगल का केंद्र वह जगह है जहाँ बड़ी मात्रा में दिव्य ऊर्जा एकत्र की जा सकती है। हालांकि यूए ने पुष्टि की कि आगे कोई जाल नहीं था, फिर भी उसने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने 2 पैरों पर ही दौड़ सकता था। दरअसल जंगल से बाहर निकलने से पहले वह सिर्फ आधे घंटे तक ही दौड़ा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जंगल से बाहर निकलने के बाद वह समुद्र तट पर पहुंच जाएगा। आसमान में चमकता हुआ सूरज और चिलचिलाती धूप नीचे चमक रही थी, जिससे चेन जियांग को भी गर्मी महसूस हो रही थी। वह सुनहरे समुद्र तट पर खड़ा था और अपने सामने नीली समुद्री हवा को देख रहा था। उसने समुद्र तट के दोनों किनारों को देखा, लेकिन वह अंत नहीं देख सका। ये स्पष्ट था कि यहाँ तट बहुत लंबा था। यहाँ समुद्र क्यों है? मुझे मत बताओ कि हम एक भ्रामक जादुई सरणी के अंदर हैं। चेन जियांग को इस बारे में बहुत संदेह था, क्योंकि उसने मिशन टोकन से जो जानकारी एकत्र की थी वह उससे पूरी तरह से अलग थी जो उसने पहले प्राप्त की थी। जैसे ही चेन जियांग आरामदायक समुद्री हवा में बह रहा था, उसके पीछे से एक जोरदार गर्जना आई। ये वही सिल्वर लायन है, यूए ने अपनी कोमल और मीठी आवाज में हंसते हुए कहा। सिर्फ दहाड़ सुनकर ही पता चल जाता है कि वह बहुत दर्द में है। उसे धोखा दिया गया है। चलो जल्दी से किनारे पर चलते हैं। चेन जियांग ने दोनों तरफ देखा और बेतरतीब ढंग से एक दिशा चुनी, फिर समुद्र तट पर बेतहाशा दौड़ने लगा। उसने अपने जूते उतारे और ठंडे समुद्री पानी पर पैर रखा। खेलते और दौड़ते समय ऐसा नहीं लगा कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। यूए ने जल्दी से सी माउंटेन के चारों ओर एक चक्कर लगाया, अपने होठों को चाटा और फिर चेन जियांग के पास लौट आए और कहा, यह एक भ्रामक संरचना नहीं है, यह महासागर केवल बाद में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा इस समय के दौरान बहुत कम लोगों ने इस स्थान में प्रवेश किया है, इसलिए ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि ये समुद्री पानी कैसे आया। चेन जियांग ने कहा, इस समुद्र का निर्माण अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, लेकिन इसका समुद्री जल अत्यंत प्राचीन है। क्या हो रहा है? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? केवल एक ही संभावना है, और वह ये कि इस जगह का पानी किसी दूसरी दुनिया से आया है। पानी में मौजूद ऊर्जा को देखते हुए ये बहुत संभावना है कि ये देवताओं का क्षेत्र है। यूए की आवाज़ गंभीर हो गई। हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता हो जो देवताओं के क्षेत्र की ओर जाता हो। चेन जियांग तुरंत उत्साहित हो गया। वह बहुत समय पहले से ही देवताओं के दायरे में लौटना चाहता था। अगर वास्तव में ऐसा कोई मार्ग था तो वह भविष्य में फैंग यूजी के साथ गुप्त रूप से वापस आ सकता था। यूए, तुम पिछली बार मुझसे देवताओं के क्षेत्र में मिली थी, फिर तुम इस सुपर भगवान क्षेत्र में वापस चली गई। चेन जियांग रुक गया और विशाल महासागर को देखने लगा, जैसे कि वह सब कुछ देखना चाहता था और वह रास्ता खोजना चाहता था जो देवताओं के क्षेत्र की ओर जाता है। यूए ने आग्रह किया, जल्दी से भागो।
हालांकि हम नहीं जानते कि सिल्वर लॉयन कैसा है, लेकिन हमारे बीच की दूरी बढ़ाने के लिए तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। चेन जियांग को नहीं पता था कि उसे तट के किनारे कितनी देर तक दौड़ना होगा। रात में समुद्र के किनारे तारों वाला आकाश और भी सुंदर लग रहा था और चांद बड़ा हो गया था। यूएर ने अपना छोटा सा सिर अपने बैग से बाहर निकाला और आसमान में खूबसूरत चांद और तारों को देखा। उसकी छोटी छोटी आंखें खुशी से भर गईं। चेन जियांग अभी भी पागलों की तरह भाग रहा था। वह जानता था कि यूएर को रात बहुत पसंद है, क्योंकि वह एक सितारा और अर्धचंद्राकार जानवर थी। उसे आसमान में तारे सबसे ज्यादा पसंद थे। क्या तुमने मुझसे दिन में नहीं पूछा कि मैं भगवान के राज्य में कैसे पहुंची? यूएर ने अचानक कहा। वह हंसी और बोली, सितारों और चांद ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। ये सितारों और चांद की शक्ति है, मैं सिर्फ खुद ही आगे बढ़ सकती हूँ। चेन जियांग कुछ कहने ही वाला था कि उसे परिचित ठंडी ऊर्जा महसूस हुई। वह चौंक गया और उसने पीछे देखा तो पाया कि उसके पीछे 3 किलोमीटर दूर पानी पूरी तरह जम चुका था और अभी भी आगे की ओर बढ़ रहा था। वे जल्दी से उसके वर्तमान स्थान पर पहुंच गए और आगे की ओर बढ़ना जारी रखा। यह आदमी गुस्से में है, यूएर चिल्लाया, जल्दी भागो। चेन जियांग ने पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया था। वह अभी भी अपनी गति बढ़ाने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर रहा था। उसने अपनी आत्मा का उपयोग करके आसमान में ऊंची उड़ान भरी और गोता लगाया। तारों की रोशनी में उसने देखा कि चांदी की रोशनी में ढका एक विशालकाय शेर बर्फ पर दौड़ रहा था। यह आदमी चिंतित था कि शायद कोई जाल हो, इसलिए उसने पानी की सतह को जमा दिया, जिससे खुद के चलने के लिए एक रास्ता बन गया। यूए ने चेन जियांग से अपनी गति बढ़ाने का आग्रह किया, क्योंकि सिल्वर शेर की गति बहुत तेज थी। अगर वह एक निश्चित दूरी तक पहुंच जाता तो वह दूर से ही चेन जियांग पर हमला कर सकता था। अभी चेन जियांग सिल्वर लॉयन का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर उसे बर्फ में बंद कर दिया जाता तो वह खतरे में पड़ जाता। 1957 समुद्र तट के किनारे का पानी जम गया था, जिससे बर्फ की एक मोटी परत बन गई थी। सिल्वर लॉयन उस पर बेतहाशा दौड़ने लगे। उनकी गति भी बहुत तेज थी और वे धीरे धीरे अपने और चेन जियांग के बीच की दूरी कम कर रहे थे। समुद्र की सतह पर दौड़ो और देखो कि वह कितना समुद्री पानी जमा सकता है। यूए ने अचानक कहा, चिंता मत करो, मैं समुद्र की सतह पर मारक क्षमता को भांपने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। चेन जियांग ने तुरंत अपनी दिशा बदली और समुद्र की गहराई की ओर बढ़ गया। पलक झपकते ही वह कई बार टेलीपोर्ट हो गया और उसे अब किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। सिल्वर लॉयन को भी पता था कि चेन जियांग समुद्र की सतह पर भाग गया है। वह भी समुद्र के इस टुकड़े से बहुत हैरान था। जब सिल्वर लॉयन जंगल में हत्या के घेरे में फंस गया तो उसे पता था कि चेन जियांग ने उसे यहाँ जानबूझकर फुसलाया है और उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए उसे चेन जियांग को नीचे ले जाना था, वरना उसके दिल में मौजूद नफरत को दूर करना मुश्किल हो जाता। चेन जियांग को यह नहीं पता था कि हत्या के क्रम ने रजत शेर को कितना नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसने देखा कि रजत शेर के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। लिटिल मून, वह मारक संरचना पेड़ों से बनी है। क्या ये ठीक नहीं होगा यदि हम वहां तक उड़कर चले जाएं? चेन जियांग ने कहा, मुझे पहले ही यह कोशिश करनी चाहिए थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उस जानलेवा संरचना ने आसमान को ढक लिया है, इसलिए अगर तुम उसके पार उड़ोगी तो तुम और भी दयनीय स्थिति में पहुंच जाओगे। यूएर ने अपनी बात पूरी करने के बाद अचानक चीखकर कहा, जल्दी से रुको। यूएर की प्रतिक्रिया देखकर चेन जियांग न केवल रुक गया, बल्कि वह कुछ दूरी पर टेलीपोर्ट भी हो गया। कैसे? जैसे ही चेन जियांग ने ये शब्द कहा, उसके सामने पानी की सतह पर अचानक कुछ सफ़ेद रोशनियां दिखाई दी, जो एक बहुत ही खतरनाक ठंडी आभा उत्सर्जित कर रही थीं। पानी की सतह से सफ़ेद रोशनी निकली और ठंडी क्यूई ने चेन जियांग के शरीर के बाहरी हिस्से पर बर्फ की एक परत बना दी। वह भयानक ठंडी क्यूई सीधे उसके प्रोफोग्यूवो कपड़ों को भेद कर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसने ये भी महसूस किया कि उसकी मजबूत सर्वोच्च देवता की हड्डी थोड़ी कठोर हो गई थी। उसका पूरा शरीर जम गया था, हिलने में असमर्थ था। इस तरह की ठंडी ताकत बहुत भयानक थी। चेन जियांग ने तुरंत स्थानिक कानूनों की शक्ति जारी की, जिससे भयानक ठंडी ऊर्जा उस पर आक्रमण करने से रुक गई। उसने अपने शरीर से ठंडी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए च्वांगज़ाओ आग का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही वह आगे बढ़ने में सक्षम हुआ। समुद्र की तलहटी से निकली सफ़ेद रोशनी पहले ही दर्जनों सफ़ेद रोशनी के धब्बों में बदल चुकी थी। ये रोशनी के धब्बे एक इंसान जितने लंबे थे और समुद्र के ऊपर तैर रहे थे। सफ़ेद रोशनी के साथ भयानक ठंडी हवा की लहरें फेंक रहे थे। चेन जियांग ने अवचेतन रूप से कुछ सोचा। यह एक दाव आत्मा है जो बर्फ के नियमों को नियंत्रित करती है। यूएर ने धीमी आवाज में कहा, हिलना मत। भले ही आप भागना चाहते हों, लेकिन जब आप इस तरह की किसी चीज़ का सामना करेंगे तो यह इतना आसान नहीं होगा। अभी चेन जियांग व्यक्तिगत रूप से इन दाव आत्माओं की शक्ति को महसूस कर रहा था। इस तरह की बर्फ कानून शक्ति यहाँ पर आए चांदी के शेर से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। यूए ने पहले भी कहा था, अगर वे वहाँ रहते हुए बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं तो बहुत संभावना है कि वे दाव आत्माओं को बाहर निकाल लेंगे।
सिल्वर लॉयन ने चेन जियांग का पीछा किया और पूरे तटीय जल को सील कर दिया, और अब जब वह समुद्र से बाहर आ गया था तो यह संभव था कि वह बर्फीली ठंडी शक्ति को खुले में छोड़ दे। सामने स्थित प्रकाश की गेंद अचानक फट गई। भले ही चेन जियांग ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत कर लिया था, फिर भी ठंडी क्यूई उसमें घुस गई, जिससे वह कांपने लगा। जब दर्जनों सफ़ेद रोशनी के गोले फूटे तो चेन जियांग दंग रह गया। उसने शुरू में सोचा कि रोशनी के गोले के भीतर कोई भयानक राक्षस छिपा है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ये दर्जनों महिलाएं होंगी। ये सभी महिलाएं पूरी तरह से लाल थीं। वे नग्न थीं, और ये दर्जनों महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं। उनकी आंखें खोखली थीं, जो लोगों को बहुत ही शुद्ध एहसास देती थीं। हालांकि वे नग्न थीं, उनमें चेन जियांग की कोई भी राक्षसी इच्छा नहीं थी, और उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन यह एहसास बहुत अजीब था। इस समय वे अपने कोमल और सुंदर पैरों का उपयोग करके पानी की सतह पर कदम रख रहे थे, शान से चेन जियांग की ओर बढ़ रहे थे, जबकि चेन जियांग बस वहां खाली खड़ा था। सुंदर चीजों के बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। इन लड़कियों के शरीर और रूप सभी उत्कृष्ट थे, जिससे वह अपने दिल में बार बार उनकी प्रशंसा कर रहा था। समुद्री हवा धीरे धीरे बह रही थी, और इन महिलाओं के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ठंडी हवा में उनकी छाती सीधी खड़ी थी, और उनके दो चेरी लाल चेहरे और भी खूबसूरत लग रहे थे। सिल्वर लायन पहले ही चेन जियांग के पीछे आ चुका था, और उसने इन महिलाओं को देखा। हालांकि वह चौंक गया था, लेकिन उसने उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला। रजत सिंह ने एक लंबी तलवार निकाली। वह चेन जियांग के पीछे आया और उसे नीचे घुमाया। चेन जियांग ने स्पष्ट रूप से ये देखा, लेकिन युएर ने उसे हिलने से मना किया, इसलिए वह पसीने से तरबतर हो गया और युएर के निर्देशों का पालन करते हुए 1 इंच भी हिले बिना वहीं खड़ा रहा। बेटे, अगर तुमने पहले ठीक से सहयोग किया होता तो शायद मैं तुम्हें पकड़कर वापस ले आता। युवा मास्टर तुम्हें नहीं मारता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रजत शेर का चेहरा सख्त हो गया और उसने आगे वार किया। तलवार चेन जियांग की गर्दन की ओर बढ़ी, लेकिन जब वह उसकी गर्दन के संपर्क में आई तो अचानक टूट गई। रजत सिंह चौंक गया। उसकी दिव्य तलवार कमजोर नहीं थी, क्योंकि यह एक उच्च कोटि का दिव्य हथियार था, लेकिन पलक झपकते ही वह उस ठंडी ऊर्जा के कारण बर्फ के टुकड़ों में जम गई, जिसमें वह सबसे अधिक निपुण था। चेन जियांग के सामने खड़ी महिलाओं का समूह अचानक गायब हो गया। रजत शेर अचानक सदमे में दहाड़ा। चेन जियांग अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी और महसूस किया कि सुंदर महिलाएं रजत शेर के पीछे थीं, और लड़कियों के समूह के सामने एक लंबी महिला थी जिसके हाथ में तलवार थी। यह महिला भी पूरी तरह से लाल थी। नग्न होने के कारण वह अन्य लड़कियों की तुलना में लंबी थी, और उसके हाथ में एक बर्फ की तलवार थी। चेन जियांग को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि उसके चेहरे ने चेन जियांग को एक परिचित एहसास दिया। वह बहुत शुद्ध और सुंदर लग रही थी, लेकिन भले ही उसका शरीर एक भयानक ठंडी आभा छोड़ रहा था, फिर भी उसने लोगों को मासूमियत का एहसास दिलाया। यह इस भावना के कारण था कि जब चेन जियांग ने सुंदरी के जैद शरीर को देखा तो उसने कोई भी गलत इरादा रखने की हिम्मत नहीं की। चांदी का शेर बर्फ की तलवार से भेद गया और जल्दी ही बर्फ में पिघल गया, अंततः समुद्र में गिरकर गायब हो गया। चेन जियांग इतना डर गया था कि वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। वह सुंदरता को घूरता रहा और इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम हमसे अलग हो। उसकी आवाज़ बहुत मीठी और हल्की थी, और यह स्पष्ट था कि वह बहुत कम बोलती थी। जहां तक उसके पीछे वाली लड़की की बात है, वह भी अचानक गायब हो गई। चेन जियांग चौंका, फिर कपड़ों का एक सेट निकाला और उसे सौंप दिया, और महिला को देखकर मुस्कुराया। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कपड़े का एक सेट पहनना चाहते हैं तो एक महिला का शरीर दूसरों को लापरवाही से नहीं दिखाया जा सकता है। जब युएर ने यह सुना तो वह फुसफुसा कर बोली, यदि तुम इसे स्वयं देख रहे हो तो इसे दूसरों को मत दिखाना। जब महिला को कपड़े मिले तो उसने गलती से अपनी खूबसूरत छाती को छू लिया, जिससे वह थोड़ा कांपने लगी, जिससे चेन जियांग चुपके से कुछ बार चिल्लाया, कपड़े। जब महिला ने यह शब्द कहा तो ऐसा लगा कि उसे पता ही नहीं था कि यह क्या है। ऐसे चेन जियांग ने अपने शरीर पर मौजूद कपड़ों को खींचते हुए कहा, यह कुछ ऐसा है जो मेरे शरीर को ढकता है। मैं इसे क्यों छिपाऊं? क्या ये बढ़िया नहीं है? मुख्य सड़क के करीब पहुंचने में सक्षम होने के कारण आपको मेरी तरह होना चाहिए। उसने अपने कपड़ों को देखा और थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी, फिर उसे चेन जियांग को वापस दे दिया। चेन जियांग ने अपने दिल में कराहते हुए कहा, उसे नहीं पता था कि वह इस मूर्ख सुंदरता को नियंत्रित करना जारी रख पाएगा या नहीं, भले ही उसने अपने कपड़े न पहने हों। वह वास्तव में तुरंत पीछे मुड़कर वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन वह इस सुंदरता से अलग होने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। जब पुरुष अपने कपड़े उतारते हैं तो वे अच्छे नहीं लगते। हालांकि जब आप उन्हें उतारते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, लेकिन वे जितने सुंदर होते हैं उतना ही वे नहीं चाहते कि दूसरे उन्हें देखें। वे केवल उन्हीं लोगों को चाहते हैं जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चेन जियांग अपने दिल में बेहद उदास था। वह वास्तव में एक परी को सिखा रहा था जो भगवान जाने कितने सालों से जीवित थी कि उसे अभी कपड़े पहनने चाहिए।
यद्यपि वह वास्तव में इस सुंदरी का नग्न रूप देखना चाहता था क्योंकि यह आंखों के लिए बहुत ही सुखद था, फिर भी उसे लगा कि ऐसा करना बहुत नैतिक नहीं था। लड़की ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं, उसे समझ नहीं आया कि चेन जियांग ने क्या कहा था। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि ये दाव आत्माएं इतनी शुद्ध और भयानक होंगी। पानी की सतह पहले ही बर्फ में जम चुकी थी। बर्फ पर सुंदर महिला, जिसका शरीर जेड और बर्फ जैसा था, स्वाभाविक रूप से बार बार बन रही थी, जिससे चेन जियांग उसे ध्यान से देख रहा था। ठीक है, कपड़े पहनने के बाद तुम और भी अच्छी लगोगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इसे आजमा कर देखो, चेन जियांग ने फिर कहा। महिला ने हल्के बैंगनी रंग के कपड़े पहन लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं जानती थी कि कपड़ों को अपने शरीर में कैसे डालना है। जब वह कपड़ों से छेड़छाड़ कर रही थी तो चेन जियांग की चोर आंखों ने रोशनी के सेट जारी किए। दाव आत्मा व्यक्ति की अपनी साधना से निर्मित होती है। इसके अलावा यह इतनी शक्तिशाली थी कि यह बहुत मूर्ख नहीं थी। जल्द ही वह जान गई कि इसमें कैसे प्रवेश करना है। इसके अलावा वह जानती थी कि वहां पर समझ का उच्च स्तर था। महिला के निर्दोष सुंदर शरीर को बैंगनी पोशाक से ढकने के बाद चेन जियांग को अपने दिल में थोड़ा विरोधाभास महसूस हुआ। हालांकि उसे लगा कि उसने उसका बहुत फायदा उठाया है, हालांकि उसे पहले ऐसा देखने का आनंद नहीं मिला था। ये वाकई बहुत बेहतर लग रहा था। उसके हाथ की एक लहर से पानी से बना एक दर्पण उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी मासूमियत से भरी आंखें खुशी की रोशनी से झिलमिला उठीं। उपहार के लिए धन्यवाद। महिला भी बहुत विनम्र थी, उसने अपनी सुंदर मुस्कान के साथ चेन जियांग को धन्यवाद दिया। चेन जियांग ने सोचा, क्या ये सिर्फ कपड़ों का एक सेट नहीं था, उसकी अंगूठी में भी कुछ थे जो सभी बाई यूयू और सुमेयाओ ने अतीत में छोड़ दिए थे। आपका स्वागत है। अभी अभी आपने मुझे बचाया। मैं आपको समय पर धन्यवाद भी नहीं दे सकता। चेन जियांग ने फिर अलग अलग स्टाइल और रंगों वाली कुछ महिलाओं की पोशाकें निकाली और उन्हें सौंप दीं। महिला ने तुरंत इसे प्राप्त कर लिया, लेकिन चेन जियांग को यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसे यह मिला उसने अपने शरीर पर मौजूद सभी कपड़े उतार दिए और फिर कपड़ों का एक और सेट पहन लिया। चेन जियांग के लिए उसे अपने कपड़े उतारते देखना एक सजावटी दृश्य था, जिससे उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई। धन्यवाद, मुझे लगता है कि मुझे आज ये रंग पहनना चाहिए। अंत में महिला ने एक लंबी नीली पोशाक पहनी। इस समय वह नए साल की पूर्व संध्या पर कपड़े पहने एक युवा लड़की की तरह थी, जो एक बहुत ही उज्ज्वल और आकर्षक मुस्कान प्रकट कर रही थी। जब वह दिखाई दी तो वह पूरी तरह से लाल थी। वह नग्न थी। चेन जियांग ने नहीं देखा कि उसके पास कौन सा स्टोरेज मैजिक खजाना था, लेकिन उसने बाकी कपड़ों को कुछ भी नहीं में बदल दिया था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि उसके पास एक स्टोरेज मैजिक खजाना होना चाहिए जो दिव्य सैन सागर में छिपा हुआ था, इसलिए उसने कपड़े अंदर रख लिए। हालांकि यह अच्छा दिखता है, लेकिन मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है। महिला के बोलने के बाद चेन जियांग, जो अभी अभी थोड़ा शांत हुई थी, अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। महिला ने वास्तव में अपने कपड़े फिर से उतार दिए थे, जिससे उसका सुंदर और कोमल शरीर दिखाई दे रहा था और वह अपनी छाती को भी रगड़ रही थी। अरे, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? चेन जियांग ने चुपके से हौंफते हुए कहा। वह महिला बहुत होशियार थी। उसने नीली पोशाक को ढकने के लिए नीली धुंध छोड़ी, फिर अपने हाथ से अपनी छाती के क्षेत्र को फैलाकर उसे चौड़ा किया। जब वह वापस बिस्तर पर आई तो उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। याद रखो, अपने कपड़े मत उतारो, चेन जियांग ने गंभीर चेहरे से चेतावनी दी। यद्यपि महिला को इसका कारण समझ में नहीं आया, फिर भी उसने सिर हिला दिया और कारण नहीं पूछा। तुम इंसानों के पास बहुत से नियम होते हैं, मैंने उनके बारे में सुना है। महिला फुसफुसाते हुए बोली, मैं जानती हूं कि तुम इंसान हो। तुम मुझे नहीं मारोगे, है न? चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा। वह महिला पानी से भी अधिक शुद्ध दिख रही थी, लेकिन उसने केवल 1 या 2 सिल्वर शेर ही निकाले थे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे घर में खिलवाड़ कर रहे हो। मैं अन्य दाव आत्माओं की तरह नहीं हूं जो लोगों को बेतरतीब ढंग से मार रही हैं। महिला ने धीरे से मुस्कुराया। और तुमने मुझे इतना अच्छा उपहार भी दिया। हालांकि वह महिला एक दाव आत्मा थी, उसने कुछ मानवीय मामलों के बारे में सुना था। इसका मतलब था कि उसकी दुनिया में ज्ञान फैलाने के लिए कुछ था। हालांकि ये इंसानों जैसा नहीं था, अन्यथा वह पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतरों के बारे में नहीं जानती। मेरे पास अभी भी काम बाकी है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। चेन जियांग यहाँ दाव हृदय पत्थर की तलाश में आया था, और भले ही उसे दाव हृदय पत्थर मिल जाए, उसे सर्वोच्च दिव्य महल में वापस भागना होगा। चेन जियांग अभी मुड़ा और कुछ दूर उड़ गया था, तभी वह महिला अचानक उसके सामने आ गई और उसे रोक दिया। तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? महिला की खूबसूरत आंखें प्रत्याशा और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। चेन जियांग ने अनगिनत लोगों को पढ़ा था और एक नज़र में वह बता सकता था कि हालांकि वह महिला मजबूत थी, लेकिन वह उन लड़कियों से कमतर थी जो अभी तक दुनिया में नहीं पहुंची थीं। वह वास्तव में पहल करना चाहता था और एक अपरिचित आदमी के साथ चलना चाहता था।
मैं एक पत्थर खोजने जा रहा हूँ और जब मुझे यह मिल जाएगा तो मैं अपनी मानव दुनिया में वापस चला जाऊंगा। चेन जियांग के बोलने के बाद महिला उत्साहित हो गई। क्या मैं आपके साथ मानव दुनिया देखने के लिए चल सकती हूँ? आपके परिवार के वयस्कों को कोई आपत्ति नहीं है ना? चेन जियांग चौंक गया। उससे नहीं पता था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन अगर महिला के पास वास्तव में कोई बुजुर्ग था और उसके बुजुर्ग को पता था कि उसने इस मूर्ख सुंदरता का अपहरण कर लिया है, तो उसे निश्चित रूप से ढूंढ निकाला जाएगा। महामहिम, महिला भ्रमित थी। वह समझ नहीं पाई कि चेन जियांग का क्या मतलब था। यानी, आप बस मेरे साथ आएंगे? क्या आपके जैसे ही कुछ लोग आपत्ति नहीं करेंगे? चेन जियांग ने कदम दर कदम समझाया। मुझे बचपन से ही बताया गया है कि जब भी मौका मिले मुझे बाहर जाना चाहिए। जब भी मौका मिले मुझे मजबूत बनने के लिए मानव समाज में जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा, बहुत लंबे समय तक सोता रहा, और जब भी मैं जागता तो मेरे कोई भी साथी बाहर नहीं जाते थे। अब जब मैं आपसे मिला हूँ तो ये सिर्फ एक मौका है। महिला ने बहुत गंभीरता से बात की और थोड़ी उत्साहित थी। उसे इस तरह देखकर चेन जियांग डोंगफेंग जिंग नामक इस छोटी लड़की के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वह वास्तव में ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसके सामने खड़ी महिला उससे कहीं ज्यादा लंबी और मजबूत थी। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? महिला की आंखें याचना से भरी थीं। उस तरह की नज़र कुछ ऐसी नहीं थी जिसके बारे में चेन जियांग कोई निर्णय ले सके। ठीक है, लेकिन मुझे वापस जाने के लिए यहाँ एक तरह का पत्थर ढूंढना होगा। हालांकि चेन जियांग ने सतह पर ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन वह अपने दिल में चुपके से खुश था। ऐसी मूर्ख सुंदरता का अपहरण करने में सक्षम होना अच्छा लगा। मैं शुई बिंगयान हूँ, बड़ी बहन, आप क्या कहती हैं? महिला ने अपनी मासूम और खूबसूरत बड़ी आंखों से पूछा। चेन जियांग ने जब ये सुना तो उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगी, लेकिन यूए, जो उसके बैग के अंदर थी, लगातार मुस्कुरा रही थी। बड़ी बहन मुझे ऐसा नहीं कहती। चेन जियांग ने उसे उपरोक्त स्थिति समझाने में कुछ समय बिताया। भविष्य में अगर वह मानव दुनिया में जाना चाहती है तो उसे बहुत सारे बुनियादी ज्ञान में महारत हासिल करनी होगी। ओह, तो यह ऐसा ही है। धन्यवाद बड़े भाई शेन। शुई बिंगयान को जब ये बात समझ में आई तो उसने चेन जियांग को एक माफी भरी मुस्कान दिखाई। उसकी समझने की क्षमता बहुत अच्छी थी, वह आसानी से समझ लेती थी। हालांकि शुई बिंगयान उससे बड़ी थी, लेकिन वह ज्यादातर समय सोती रहती थी। अगर मनोवैज्ञानिक उम्र की बात करें तो शुई बिंगयान किसी छोटी लड़की से अलग नहीं थी। इसलिए जब शुई बिंगयान ने चेन जियांग को बड़ा भाई शेन कहा तो चेन जियांग ने बेशर्मी से सिर हिला दिया। बड़े भाई शेन, आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने युए को भी देखा था। हालांकि यह पहली बार था जब उसने युए को देखा था, फिर भी उसे लगा कि युए बहुत प्यारी है और उसने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया, जबकि उसका हाथ छोड़ने में असमर्थ थी। चेन जियांग और युए के दिल हिल गए। ये शुई बिंगयान एक बहुत शक्तिशाली दाव आत्मा थी। वह ये भी जान सकती थी कि दाव हृदय पत्थर कहाँ हैं। अगर शुई बिंगयान ने नाम सुना होता तो वह निश्चित रूप से नहीं जानता कि दाव हॉटस्टोन किस तरह का पत्थर है। उसके बाद युए ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अपने छोटे छोटे पंजों पर एक पत्थर को पत्थर में बदल दिया। हालांकि यह एक सामान्य पत्थर से अलग नहीं दिखता था। अगर शुई बिंगयान को यह पता होता तो वह तुरंत इसे पहचान लेता। यह इसी तरह का पत्थर है। बिंगयान, क्या तुमने इसे पहले देखा है? चेन जियांग ने पूछा। मैंने इसे पहले भी देखा है, लेकिन मेरे पास दो हैं। मैं तुम्हें एक दे सकता हूँ, लेकिन ये पत्थर मिलना मुश्किल है। शुई बिंगयान ने एक सफ़ेद पत्थर निकालते हुए कहा। यह पत्थर चेन जियांग की कल्पना से भी बड़ा था। दाव हॉटस्टोन सफ़ेद रंग का था और पत्थर की सतह पर प्राकृतिक रूप से स्पिरिट ग्रेन बने हुए थे, इसलिए शुई बिंगयान इसे एक नज़र में पहचान सकता था। शुई बिंगयान चेन जियांग को देखकर थोड़ा चौंक गया और कहा, यदि आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें खोजने में अभी भी कुछ समय लगेगा। मुझे इतने सालों में केवल 3 ही मिले हैं। मैंने पहले ही अपने लिए एक का उपयोग कर लिया है। ये टुकड़ा आपके लिए है। ये बहुत बड़ा है, क्या इसे तोड़ा जा सकता है? चेन जियांग मिशन ऑर्डर को पूरा करने के लिए इतना बड़ा टुकड़ा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मिशन ऑर्डर में कहा गया था कि केवल एक छोटा टुकड़ा ही पर्याप्त है। बेशक आप कर सकते हैं। इससे छुटकारा पाना बहुत आसान है। शुई बिंगयान का जैद जैसा हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और दाव हॉटस्टोन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह तुरंत टूट गया। मूल रूप से इसका आकार अनियमित था, लेकिन टूटने के बाद ये कई गोल दानों में बदल गया। चेन जियांग ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इन दाव हॉटस्टोन के 150 टुकड़े थे और उनमें से प्रत्येक अंगूठे की गेंद जितना बड़ा था। उन्हें तोड़ने के बाद वे स्वाभाविक रूप से मोतियों के आकार में विभाजित हो जाएंगे। यह अच्छी बात है। शुई बिंगयान हंसा। युए ने एक गोली मांगी और बाकी चेन जियांग को रखने के लिए दे दी। शुई बिंगयान उत्सुकता से मानव दुनिया का अनुभव करना चाहती थी। चेन जियांग के लिए दाव हृदय पत्थर खोजने के बाद वह तुरंत तेज गति से किनारे की ओर भागी। ये देखकर चेन जियांग उत्सुकता से उसे पकड़ने के लिए टेलीपोर्ट हुआ।
बिंगयान, क्या तुम अभी तक किनारे पर आ गए हो? चेन जियांग ने पूछा। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई हूँ। एक बार मैंने अकेले ही जाने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ बहुत से शक्तिशाली लोग हैं जो नहीं जा सकते। वे सभी बुरी तरह घायल हो गए थे या वापस आते समय मर गए। शुई बिंगयान ने अपना सिर हिलाया। किनारे पर पहुंचने के बाद वह चेन जियांग की ओर मुस्कुराए। बड़े भाई शेन, आपको मुझे सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह की प्राकृतिक संरचना न केवल शक्तिशाली मनुष्यों और जानवरों को सिरदर्द का एहसास कराएगी, बल्कि यहाँ तक कि अंदर की शक्तिशाली दावात्माएं भी उनके प्रति भय महसूस करेंगी। तो ऐसा ही है, यहाँ सभी संरचनाएं दाव आत्माओं के लिए होनी चाहिए। अगर दाव आत्माएं इन संरचनाओं के संपर्क में आएं, तो वे और भी अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं, यूए ने कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बिंगयान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही बाहर ले आऊंगा। ये सही था कि तुम पहले अकेले बाहर नहीं गई। जब उसने सोचा कि कैसे शुई बिंगयान, यह मूर्ख सुंदरी, नग्न अवस्था में भाग गई, तो चेन जियांग को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। हाँ, जब शुई बिंगयान किनारे पर पहुंची तो उसने इधर उधर भागना बंद कर दिया, क्योंकि वह चेन जियांग का पीछा करना चाहती थी। वह जानती थी कि चेन जियांग उससे बहुत कमज़ोर है, लेकिन चेन जियांग ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह बहुत सक्षम है। चेन जियांग ने पीछे मुड़कर इस रहस्यमयी महासागर को देखा। यूए ने पहले कहा था कि इस जगह पर शुरू में कोई समुद्र नहीं था, और यह हाल ही में दिखाई दिया था। बिंगयान, क्या ये समुद्र बहुत पहले से अस्तित्व में है? चेन जियांग जानना चाहता था कि क्या समुद्र के भीतर ईश्वर के राज्य तक जाने वाली कोई सुरंग है। मैं पहले इतनी बूढ़ी नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले मैं अचानक बड़ी हो गई। उस समय मैं सो रही थी और बहुत देर तक सोने के बाद जब मैं उठी तो बहुत बड़ी हो गई। शुई बिंगयान के मन में भी इस बारे में कई सवाल थे, लेकिन उसने अपने जैसे लोगों से पूछा था और उसे कोई जवाब नहीं मिला। शुई बिंगयान के उत्तर का मतलब था कि वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इससे चेन जियांग को और भी अधिक विश्वास हो गया कि ईश्वर के लोक की ओर जाने वाला एक मार्ग था, क्योंकि बाद में जो समुद्री जल दिखाई दिया वह ईश्वर के लोक से आया था। शुई बिंगयान यू एर के साथ खेल रहा था। यू एर प्यारी लग रही थी, लेकिन वह बिल्कुल अलग थी। वह एक बहुत ही चतुर और रहस्यमयी दानव बिल्ली थी। यू एर, क्या तुम मेरे पीछे सर्वोच्च दिव्य महल तक आओगी? चेन जियांग ने पूछा। जरूर, लेकिन क्या तुम उस बर्फीले चेहरे को अंदर ला सकती हो? हर कोई सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश नहीं कर सकता। यूए एर को शुई बिंगयान बहुत पसंद था, और शुई बिंगयान को तो ये प्यारी सी बिल्ली और भी ज्यादा पसंद थी। एक का तो जिक्र ही नहीं, मैं 10 लोगों को भी अंदर ले जा सकता हूँ, आत्मविश्वास से कहा। हालांकि उसे दिव्य राष्ट्रों द्वारा निशाना बनाया गया था, जब तक कि निकट भविष्य में उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तब भी वह सर्वोच्च दिव्य महल में बहुत अच्छा कर रहा था, और उसने जो दाव हृदय पत्थर प्राप्त किया था, उसे जोड़ते हुए, जब तक वह दाव हृदय पत्थर को आत्मा हॉल के मुख्य हॉल मास्टर को देता है, न केवल वह शेन युआन पत्थर का एक हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम होगा, बल्कि वह एक अच्छी दिव्य आत्मा भी प्राप्त करने में सक्षम होगा। चेन जियांग शुई बिंगयान को लेकर आया और अपने मार्ग के अनुसार वह सीधे सर्वोच्च दिव्य महल में लौट जाएगा। डॉट 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 रजत सिंह को मरे हुए कुछ समय हो चुका था, इसलिए राजकुमार दिव्य सिंह ने दरारों से भरा एक मोती निकाला। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि रजत सिंह क्यों मरेगा, और उसने धीरे से अपने हाथ में मोती को कुचल दिया। रजत सिंह के मरने के बाद भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत उत्सुक था कि रजत सिंह की मौत कैसे हुई। उसे याद आया कि उसने अपना सिल्वर लान इसलिए भेजा था ताकि चेन जियांग को पकड़ सके, जिसने क्यूशी को बचाया था, और सिल्वर लान को बहुत पहले ही लौट जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी नज़र में चेन जियांग को पकड़ना बेहद आसान काम था। मुझे सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। अगर यह वास्तव में वह इंसान था जिसने उसे मारा, तो मुझे उसे इसकी सजा देनी होगी। राजकुमार दिव्य शेर तुरंत जानवर दिव्य महल से चले गए। उनमें से एक को उसने चेन जियांग को पकड़ने के लिए भेजा था, और दूसरे का पीछा सफ़ेद मगरमच्छ और क्यूशे ने किया था। अब एक की पहले ही मौत हो चुकी थी। मूल रूप से आश्वस्त राजकुमार दिव्य शेरों को पहले से ही एहसास हो गया था कि चेन जियांग और क्यूइशे से निपटना आसान नहीं था, इसलिए वह आधी रात को अपनी दिव्य शेर जाति में वापस चला गया। वह इस मामले की जांच करने के लिए अपनी कुलीन शक्ति का उपयोग करने जा रहा था। डॉट 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 चेन जियांग सर्वोच्च दिव्य महल के प्रवेश द्वार पर आ गया था, और 1 महीने के लिए सर्वोच्च दिव्य महल छोड़ने के बाद वह आखिरकार जीवित वापस आ गया था। अभी वह सर्वोच्च दिव्य महल के बाहर रह रहा था। वह मूल रूप से थोड़ा तेज होना चाहता था, लेकिन शुई बिंगयान की देखभाल करने के लिए, जिसने पहली बार मानव समाज में प्रवेश किया था, चेन जियांग ने कुछ दिनों तक उसके साथ खेला, जिससे उसे कुछ ऐसी चीजें पहचानने का मौका मिला जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। चूंकि शुई बिंगयान सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल शुई बिंगयान के साथ बाहर जा सकता था।
वह शुई बिंगयान और यूए एर के साथ बाहर सहज नहीं था, इसलिए चेन जियांग ने सर्वोच्च दिव्य महल के एक गुजरते हुए शिष्य से सर्वोच्च हॉल के बूढ़े व्यक्ति को सूचित करने में मदद करने के लिए कहा। इसके लिए उसने 2000 शेन युआन पत्थर का भुगतान किया। जब सुप्रीम हॉल से बूढ़ा आदमी बाहर आया तो उसे तुरंत लगा कि यह अजीब और अप्रत्याशित था। चेन जियांग वास्तव में इतनी जल्दी वापस आ गया था और यहाँ तक कि जीवित वापस आ रहा था। उसे संदेह था कि चेन जियांग उस स्थान पर वापस चला गया था। अब तक चेन जियांग को बूढ़े आदमी का नाम नहीं पता था। उसने लुओ त्यानजुन से उसका नाम पूछा था, लेकिन लुओ त्यानजुन ने उसे कुछ नहीं बताया। बेटे, तुम्हारे तो हाथ पैर हैं, तुम मुझे खोजने अंदर क्यों नहीं गए और मुझे बाहर क्यों नहीं आने दिया? जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि चेन जियांग बिल्कुल ठीक है और वह बहुत ही उत्साही भी है, कई वर्षों से जीवित रहे एक प्राचीन प्राणी के रूप में, जब उसने चेन जियांग के पास एक खूबसूरत महिला को देखा तो उसने अवचेतन रूप से कुछ समझ लिया। बड़े, क्या आप उसे सर्वोच्च दिव्य महल में ला सकते हैं? चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा। वह जानता था कि यह बूढ़ा आदमी बहुत सक्षम था, पीछे के दरवाजे या किसी और जगह तक चलना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम हॉल में बुजुर्ग लोग अक्सर चेन जियांग और फैंग यूजी को एक साथ देखते थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चेन जियांग और फैंग यूजी एक जोड़ी हैं, लेकिन अब चेन जियांग वास्तव में एक महिला को वापस लाया था। शुई बिंगयान बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराए। उसकी मासूम और प्यारी उपस्थिति को देखकर बूढ़े आदमी ने चुपके से अपने दिल में चेन जियांग को कोसा, वास्तव में ऐसी मासूम लड़की को धोखा देने के लिए तुम उस पत्थर की तलाश में नहीं गए थे। हालांकि बूढ़ा आदमी सतह पर थोड़ा निराश दिख रहा था, फिर भी वह अपने दिल में बहुत खुश था। अगर चेन जियांग उस जगह गया, भले ही वह वापस आकर लुओ त्यानजुन को इस बारे में बताए, तो उसे निश्चित रूप से डांटा जाएगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बेशक मैं गया था, मैं अब वापस आ गया हूँ। कबीले के बुजुर्ग, क्या आप उसे अंदर लाने में मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग इतनी जल्दी और सुरक्षित वापस आ जाएगा और अपने साथ एक सुंदरी भी लेकर आएगा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें बूढ़े ऊंट को यह नहीं बताना चाहिए कि मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए कहा था। अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करोगी तो मैं उसे अंदर लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ये सौदा हो गया। चेन जियांग ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने चेन जियांग को, जो सबसे अच्छा था, दरवाजे के अंदर लाया। बूढ़े आदमी ने शुई बिंगयान के लिए एक पहचान प्लेट बनाई, जो डैन हॉल का शिष्य था, जिस पर 10वां हॉल लिखा था। जैसा कि चेन जियांग ने अनुमान लगाया था, इस बूढ़े व्यक्ति के पास सर्वोच्च दिव्य महल में बहुत शक्ति थी। गेट में प्रवेश करते ही शुई बिंगयान ने सर्वोच्च दिव्य महल के अंदर राजसी इमारतों को देखा और अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। चेन जियांग ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। उसे चिंता थी कि वह बहुत अधिक उत्साह में इधर उधर भागेगी या बेतरतीब ढंग से बर्फ और पानी के नियमों की उसकी भयावह शक्ति को छोड़ देगी। शुई बिंगयान एक देवता था, भले ही वह अचेत हो, अगर वह उसे क्रोधित करता तो वह पलक झपकते ही उसे मार देती। उस समय चेन जियांग ने उसे अपने शरीर में प्राचीन संहिता की मजबूत शक्ति को छिपाने और उसे उजागर न करने के लिए कहा था। शुई बिंगयान ने अब अच्छा किया था, यहाँ तक कि बूढ़े आदमी को भी इसका पता नहीं चला था। बड़े, क्या आप जिस पत्थर की बात कर रहे हैं वह इसी प्रकार का पत्थर है? चेन जियांग ने एक असली मनका निकाला। ये दाव हृदय पत्थर था। आगे चल रहा बूढ़ा आदमी पहले तो दंग रह गया, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो चेन जियांग ने पहले ही दाव हृदय पत्थर को फेंक दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने दाव हृदय पत्थर को पहचान लिया और उसने पहले चेन जियांग को दाव हृदय पत्थर के उपयोग के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि चेन जियांग इसे खोजने के बाद लापरवाही से इसका उपयोग करेगा। यह बूढ़ा आदमी वास्तविकता में वापस आया और जल्दी से दाव दिल पत्थर रख दिया। उसने अपनी गति बढ़ा दी और चेन जियांग को एक बड़े मनों में प्रवेश करने से पहले बाएं और दाएं मुड़ने के लिए प्रेरित किया। यह मेरा घर है, मैं उस व्यक्ति को बुलाता हूँ। बूढ़ा आदमी जल्दी से भाग गया, जबकि चेन जियांग हॉल में पैर मोड़कर बैठा था। दूसरी ओर शुई बिंगयान और यूएर हॉल के बाहर एक बगीचे में खेल रहे थे। अंदर बहुत सारे खूबसूरत फूल देखकर शुई बिंगयान बेहद उत्साहित हो गई। एक खुशमिजाज खरगोश की तरह उछलकूद करने लगी, फूलों से निकलने वाली खुशबू को सूंघते हुए। जब उसने देखा कि खूबसूरत तितलियां उनकी ओर उड़ रही हैं, तो वह एक बच्चे की तरह उनका पीछा करने लगी। इतनी आसानी से संतुष्ट हो जाना बहुत बढ़िया है। उस समय जब वह युवा थे तो वह भी आसानी से संतुष्ट हो जाते थे। कुछ ही देर में बुजुर्ग व्यक्ति बैंगनी वस्त्र पहने एक मोटे ताजे बूढ़े व्यक्ति के साथ अंदर आया। चेन जियांग। जैसे ही बूढ़ा आदमी अंदर आया, उसने चेन जियांग को आंकना शुरू कर दिया, फिर चेन जियांग के कंधों को थपथपाया और जोर से हंसा। अच्छा बच्चा, तुम बुरे नहीं हो। मैंने जियाओ चो से सुना है कि तुम उसके गुरु भी हो। ये बूढ़ा व्यक्ति विशाल देव वंश के सर्वोच्च देवताओं में से एक था, जो पूरे आत्मा हॉल का कमांडर था। वह सर्वोच्च दिव्य महल में एक उच्च पद और शक्ति वाला एक बुजुर्ग था। उसका नाम जू जियांग था। जूनियर हमेशा सीनियर का आभारी रहेगा कि उसने जियो चौ का इतना ख्याल रखा।
चेन जियांग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि कई सालों से किसी ने मेरा मिशन पूरा नहीं किया है और मैं बस खुद ही इसे आजमा रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि कोई मेरी तलाश की वस्तु इतनी जल्दी दे देगा, और वह भी एक छोटा बच्चा। हा। जू जियांगयुआन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए 10 मिलियन शेन युआन पत्थर है। मैं तुम्हें कुछ दिनों में वह अच्छी दिव्य आत्मा दे दूंगा। चेन जियांग को एक स्टोरेज बैग मिला। 10 मिलियन शेन युआन पत्थर ऐसे ही प्राप्त हो गए, जो उसके लिए अपेक्षाकृत आसान था। वरिष्ठ, मुझे लगता है कि इस मामले को फैलाना सबसे अच्छा नहीं है। चेन जियांग वास्तव में कम प्रोफाइल रखना चाहता था। मैं समझता हूँ, जब मैं खाली होता हूँ तो मैं अक्सर फर्स्ट सोल हॉल में आता हूँ, और जियाओ चो वास्तव में एक छोटा सा बदमाश है। वह इतने लंबे समय से वापस आ गया है, फिर भी वह आपको, अपने गुरु को, सोल हॉल में आने के लिए नहीं लाया। जू जियांगयुआन खुशी से बूढ़े आदमी के आंगन से चला गया। बूढ़े आदमी ने उसे जाते हुए देखा, फिर उसने कहा, बेटे, अगर तुम्हें पता होता कि वह क्या है तो तुम उसे इतनी आसानी से नहीं देते। ईमानदारी से कहूं तो उसके 10 लाख शेन युआन पत्थर और दिव्य आत्मा संयुक्त रूप से उस छोटे पत्थर के बराबर भी अच्छे नहीं हैं। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, बेशक मुझे पता है, इसे दाओ हॉट स्टोन कहा जाता है ना? बूढ़ा आदमी हैरान था। चेन जियांग वास्तव में इसके बारे में जानता था। बड़े, यह आपके लिए है। शेन युआन पत्थर जो मैं आपको देना चाहता हूं, बस उसे लिख दीजिए। पिछले कुछ दिनों में मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरा और मेरी बड़ी बहन का ख्याल रखा। चेन जियांग ने बूढ़े आदमी को एक दाओ हॉट स्टोन दिया। उसके पास 100 या उससे ज्यादा थे, और उसने एक बूढ़े आदमी को दे दिया। भविष्य में जब वह सर्वोच्च दिव्य महल में खतरे का सामना करेगा तो बूढ़ा आदमी बेकार नहीं बैठेगा और कुछ नहीं करेगा। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए शून्य में देखता रहा, फिर गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि तुमने सिर्फ एक ही नहीं पाया है। उसने दाओ हॉट स्टोन स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके लिए यह दाओ हॉट स्टोन एक बहुत ही दुर्लभ खजाना था जो उसकी ताकत को मजबूत कर सकता था। चेन जियांग के 4 मिलियन शेन युआन स्टोन के बारे में भूल जाओ, भले ही वह उसे 40 मिलियन का बकाया हो, फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। हे, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। भविष्य में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आकर मुझसे मिल लेना। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। वह शुरू में अपना आभार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि चेन जियांग को अब किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। चेन जियांग ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके साथ अच्छे संबंध बनाए जा सकें। चेन जियांग हॉल से बाहर चला गया और युए, एर और शुई बिंग्यान को अपने 10वें हॉल में वापस ले आया। युए शुई बिंग्यान को मानव दुनिया के कई नियमों के बारे में भी बताती थी। शुई बिंग्यान को अपने दिल में वे सारी बातें याद थीं, क्योंकि वह उबाऊ और उबाऊ समुद्र में वापस जाने की योजना नहीं बना रही थी। चेन जियांग 1 महीने के लिए चला गया, और वापस आने पर वह एक महिला को साथ ले आया। तीनों भू भाइयों ने भौहें सिकोड़ी। चेन जियांग ने वास्तव में महिला को इतनी बेशर्मी से वापस लाया था, उन्हें लगा कि चेन जियांग को फैंग यूजी की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए था। बच्चे, वह किस हॉल से है? सबसे बड़े गू ने पूछा। वह हमारे 10वें डैन हॉल से है, लेकिन वह गोलियों को परिष्कृत करना नहीं जानती। आपको ये रहस्य रखना होगा, चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे हमारे हॉल में शामिल होने दिया ताकि हम कुछ सम्मान पा सकें, है न? 3 गू भाइयों ने सिर हिलाया। दूसरे भाई गू ने कहा, वास्तव में हमारे 10वें हॉल में 2 महान सुंदरियां हैं। दूसरे डैन हॉल को ईर्ष्या से मरना नहीं चाहिए। हा। गू लाओ सान ने पूछा, वह कहाँ रहती है? मुझे मत बताओ कि वह तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहती है। शुई बिंग्यान स्पष्ट रूप से थोड़ा शर्मीला था, क्योंकि वह चुपचाप बैठा था, युए, एर के शरीर पर चिकने फर को सहलाते हुए एक मीठी मुस्कान के साथ उनकी बातचीत सुन रहा था।